Right. So, good morning. Very good morning. Very good morning. Very good morning. एक्चुअली गुड मॉर्निंग। कभी कभी टेक्नोलॉजी हमें थोड़ा सा लेट करा सकती है, तो बट बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी कितनी भी कुछ भी हो, बट एक चीज़ अच्छी है कि हमें जोड़ती ज़रूर है। ठीक है, तो बीच बीच में कुछ इश्यूज़ रहते हैं तो हम उसे सॉल्व करते हुए टेक्नोलॉजी आखिरकार हमारा बहुत एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। सो हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। सो चलिए, आज का आपकी बहुत अच्छी मॉर्निंग सुन के बहुत पॉजिटिव आवाज़ थी आप सबके मॉर्निंग में। मेरे ख्याल से आज आपकी मॉर्निंग बहुत पॉजिटिव है सभी की। सो वैसे तो रोज़ ही रहती है, क्योंकि हम लोग रोज़ मिलते हैं, तो वो मॉर्निंग पॉजिटिव तो होना ही है। जब हम लोग साथ में रहे मॉर्निंग में तो बहुत पॉजिटिव रहेगी। सो आज का फिर कोट बहुत सिंपल कोट से शुरू करेंगे आज, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, बट मीनिंग थोड़ा सा अलग ढूंढेंगे। वो एक कोट है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसके तरह जलना सीखो, है ना। जलना पड़ेगा आपको और जलना सीखना पड़ेगा। यानी आप कोई भी चीज़ देखेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी अगर बहुत ऊपर तक पहुंचा है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत स्ट्रगल होता है। कोई ऐसे ही बहुत ऊपर नहीं पहुंच जाता है। सो हमें याद रखना है कि हमें कुछ तकलीफ़ें होती है कभी हमारे प्रिपरेशन के दौरान, तो ठीक है, इट इज़ वेरी ओके, बिकॉज कल जाके आपको जो मिलने वाला है वो बहुत बड़ी बात है। सो ये सब तकलीफ़ें तो सहनी पड़ेगी ही, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी जाके कंफर्ट जोन आगे जाके मिलेगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना होगा। सो चमकने के लिए जलना होता है। इवन हम ये देखेंगे कि हीरा भी जब निकलता है, जब तक उसे पॉलिश नहीं किया जाता तब तक वो हीरा नहीं लगता है। सो वो तब तक डायमंड नहीं लगता है। सो तब तक वो कोल लगेगा आपको। तो यही सब चीज़ें होती है कि हमें अपने आप को शाइन कराना है, हमें अपने आप को पॉलिश करना है अच्छे से, हमें अपने आप को ट्रेन करना है। चलिए, इसी बहुत पॉजिटिव कोट के साथ आज का लेक्चर शुरू करेंगे। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, कभी भी अगर आपको आवाज़ नहीं आए क्लियर तो मुझे बता दीजिएगा। आई होप कि आपको सबको आवाज़ आ रही है क्लियर, और नहीं आए तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यस, थैंक यू, है ना। सो कभी भी ऐसी कोई बीच में तकलीफ गई आवाज़ की तो मुझे इन्फॉर्म करना है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आज का आपका जो टॉपिक होगा वो काफ़ी अलग और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आज हम म्यूज़िक को पढ़ने वाले हैं, म्यूज़िक। सो चलिए, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जब आपको स्क्रीन दिख जाए तो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा जैसे आपको स्क्रीन दिखती है। सो जस्ट 1 मिनट। सो दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन? यस, थैंक यू। चलिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ इंडियन म्यूज़िक। बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अलग सा टॉपिक है। एक्चुअली म्यूज़िक से मेरा खुद का बहुत अलग सा एक रिलेशन रहा है, क्योंकि मैं बचपन में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जो मैंने सीखा था वो मैंने क्लासिकल म्यूज़िक की कोई एग्ज़ाम्स नहीं दी हैं, बट मेरी एक हॉबी रही है म्यूज़िक हमेशा। और म्यूज़िक हॉबी रहने के साथ साथ मैं काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ, इसलिए ही म्यूज़िक के साथ मेरा अलग सा एक रिलेशन रहा है। और बचपन से मैंने जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट सीखा था वही हारमोनियम था, जिसमें क्लासिकल म्यूज़िक ही सिखाया जाता था। सो ये हारमोनियम से अगर मेरी शुरुआत हुई थी तो मेरा एक अलग से बचपन से एक रिलेशन बना हुआ है म्यूज़िक से। सो हम म्यूज़िक को पढ़ेंगे। देखिए, मुझे म्यूज़िक का, क्लासिकल म्यूज़िक का ओवरऑल का नॉलेज है, काफ़ी सारा नॉलेज है, बट मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए। बट आप लोगों को मैं यहाँ पे, ये बहुत महीनों महीनों तक सीखना पड़ता है, सालों भी लग जाती है, ईयर्स, इट विल टेक ईयर्स, इट विल टेक मंथ्स टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ दैट क्लासिकल म्यूज़िक। तो हम क्लासिकल म्यूज़िक में की ऐसी कुछ चीज़ें सीखेंगे स्टार्टिंग से, जो कि आपको 5-6 महीने वाली चीज़ें एक दिन में, एक लेक्चर में हमें लेनी है, तो कलेक्ट करनी है। तो हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो एग्ज़ाम के लिए एसेंशियल हो। उसके साथ साथ बेसिक तो समझना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो बेसिक भी समझेंगे और हम कुछ बेसिक्स भी समझेंगे, यानी कंसेप्ट भी समझेंगे, और हम कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंडियन म्यूज़िक की अगर बात करते हैं, सो इंडिया में म्यूज़िक का महत्व जो है, म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस जो है, फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ ये रहा है। फ्रॉम हड़प्पा हम कहेंगे,
हम म्यूजिक और ये सब, इवन आप ये भी देख रहे हैं कि डांस फॉर्म्स भी हमारे भीमबेटका के वक्त भी थे, क्योंकि भीमबेटका के रॉक पेंटिंग में, स्टोन एज में भी इवन हमारे पेंटिंग्स में डांस करते हुए लोग दिख रहे हैं। इट मीन्स म्यूजिक तो बजाते ही होंगे ज़रूर। तो म्यूजिक डांस काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, इवन आर्किटेक्चर वाली चीज़ें नहीं थी तब से ये म्यूजिक और डांस चले आ रहे हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ केव्स में रहता था, खुद से कुछ बिल्डिंग्स नहीं बनाता था, बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो ज़रूर लगाता था। सो म्यूज़िक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, इंडिया से अलग से जुड़ा हुआ है ये म्यूज़िक। सो म्यूज़िक का पढ़ेंगे। म्यूज़िक में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हम आज इंडियन म्यूज़िक पढ़ने वाले हैं और इंडियन म्यूज़िक के बेसिक से शुरू करेंगे। तो बेसिक में आपको एक एक बताऊंगा, आपको कुछ टास्क दूंगा, वो आपको पूरी करनी है, जिससे आपको प्रैक्टिकली यानी आपको एक तरह से वो चीज़ें सुनने मिलेगी, सुनना है आज कैसे होता है कैसे नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये आया कब से, तो म्यूज़िक जो है वो किसी भी कल्चर में वैसे रहता ही है। ऐसा कहा जाता है म्यूज़िक के बारे में कि आपने नारद मुनि का नाम सुना होगा। नारद मुनि, नारद मुनि जो थे, ऐसा कहा जाता है उन्होंने आर्ट ऑफ म्यूज़िक लाया था। आपको पता है कि उनके हाथ में एक वीणा रहती है, वीणा जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेगा और उनके हाथ में ऐसा कुछ एक और इंस्ट्रूमेंट दिखेगा और वो बोलेंगे नारायण नारायण, ऐसे दिखाए जाते हैं उनका कैरेक्टर। सो सबसे पहले ये कहा गया है कि नारद मुनि जो था, ही इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ म्यूज़िक टू द अर्थ। अर्थ पे म्यूज़िक लाने वाले जो व्यक्ति थे वो नारद मुनि थे, और नारद मुनि के साथ साथ उन्होंने अर्थ के जो भी लोग हैं, या फिर ऐसा भी कहा जाता है हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथों में, कि नारद मुनि जो थे उन्होंने पूरे यूनिवर्स को ही म्यूज़िक का नॉलेज दिया, म्यूज़िक बताया। तो ये सब चीज़ें यहाँ कहा जाती है। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ कुछ पाए गए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, ये चीज़ अच्छे से याद रखेगा और इसको कहीं पे लिख के भी रखिएगा इफ़ पॉसिबल। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में 7 होल फ्लूट, आपको पता है फ्लूट, बांसुरी, 7 होल्ड फ्लूट, इस तरह की एक बांसुरी हमें मिली, हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये याद रखेगा, आईवीसी के कुछ साइट से हमें 7 होल्ड फ्लूट मिली। तो चलिए, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, क्या यानी आपको याद रहे। आपने नोट्स पे नहीं भी लिखा तो आपको अच्छे से ये चीज़ें याद रहे। तो बैकग्राउंड में हम ये चीज़ें ऐड कर देते हैं ताकि आप लोगों को एक तरह से हम कहेंगे कि हेल्प हो जाए। सो हम इसको बैकग्राउंड बोल देते हैं और बैकग्राउंड में ये डाल देते हैं बैकग्राउंड, या फिर हम कहेंगे फैक्ट्स, या फिर ठीक है बैकग्राउंड, ये भी टाइटल ठीक है। बैकग्राउंड में हम डालते हैं कि 7 होल्ड, यहाँ पे अच्छे से याद, ये बहुत अच्छे से याद रखेगा, 7 होल्ड फ्लूट जो है हैव बीन रिकवर्ड, हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम अ साइट, या फिर हम कहेंगे फ्रॉम नहीं, काफ़ी सारे साइट से, फ्रॉम साइट्स ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट से हमें ये मिली। दूसरी बात, एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहा जाता है रावणा हथ करके इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा कहा जाता है कि इसका ओरिजिन जो है ये श्रीलंका के सिविलाइजेशन से है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये ओल्डेस्ट नोन इंस्ट्रूमेंट है, इसे कहा जाता है ओल्डेस्ट नोन इंस्ट्रूमेंट। और ये कहाँ पे मिला है ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ, रावण हथ जो है। अब रावण है तो फिर एक आपको पता है कौन से देश में मिला होगा, तो श्रीलंका में हेला सिविलाइजेशन है, श्रीलंका के सिविलाइजेशन को कहा जाता है हेला सिविलाइजेशन। यहाँ लिख देता हूँ श्रीलंका, ठीक है, हो गया। आपको अभी यहाँ पे कोई ये नहीं जाएगा, याद रखना नहीं है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे नोट्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। अब ये होने के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया बैकग्राउंड में कि नारद मुनि ने ये सब हमें यानी बताया है, ऐसा माना जाता है। और म्यूज़िक से जुड़ा हुआ एक वेद होता है। सो जिन लोगों ने एंशिएंट पढ़ा होगा उनको तो पता ही होगा वैदिक, इसमें मैंने एक वेद भी बताया था जो एंशिएंट से म्यूज़िक से जुड़ा है, और उस वेद को कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? वेरी गुड, उस वेद को कहा जाता है सामवेद। सामवेद जो है इट इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक, ये म्यूज़िक से रिलेटेड है एक वेद जिसे सामवेद कहा जाता है। अब सामवेद में भी आ गया, उसके साथ साथ भरत मुनि जो थे उन्होंने एक यानी कुछ लिखा है, और जो उन्होंने लिखा है उसको क्या कहा जाता है, मैंने पिछले म्यूज़िक के लेक्चर में आपको डांस के लेक्चर में बताया था। बताइए क्या कहते हैं, कौन सा शास्त्र? यस, और नाट्य शास्त्र। यस, नाट्य शास्त्र लिखा था भरत मुनि। नाट्य शास्त्र में उन्होंने
म्यूजिकल थियरी बताइए, ये याद रखेगा। उन्होंने आर्ट ऑफ मेकिंग म्यूजिक, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, यानी वही हम कहेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ म्यूजिकल थियरी जो है भरत के नाट्य शास्त्र में दी है। जैसे कुछ डांस फॉर्म्स के कुछ डांसेस दिए हैं, वैसे ही नाट्य शास्त्र में भी ये चीज़ें लिखी है। अब ये होने के साथ साथ अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो हमें देखना है कुछ और चीज़ें इनके बारे में, नाट्य जिसे हम कहते हैं म्यूज़िक के बारे में। तो हम शुरू कर देते हैं डायरेक्टली म्यूज़िक को, जिसे हम कहते हैं एनाटॉमी ऑफ इंडियन म्यूज़िक। एक इंडियन म्यूज़िक में एक चीज़ याद रखिएगा, गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम चला है पहले से हमारे यहाँ। गुरुकुल सिस्टम क्या रहा है, इसको आश्रम भी कहते हैं। यानी पहले होता था ना कि आश्रम में जाते थे, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। गुरुकुल सिस्टम तो पता है आपको, घर पे आके नहीं पढ़ाया जाता था। इवन हम कहेंगे कि आपको वहाँ पे जाके रहना पड़ता था जब तक आप अपना कोर्स ना कंप्लीट कर दे। ऐसी जगह को गुरुकुल कहते थे। तो ये गुरुकुल बनाया था जो आश्रम की तरह था। वहाँ पे जो जिसको ट्रेंड होना है वहाँ पे जाके रहते थे और वहीं पे जाके अपना कोर्स कंप्लीट करके ही वापस आते थे। और अगर देखा गया तो ऐसा कहा जाता है कि 12 साल तक आपको रहना पड़ता था, 12 ईयर्स तक इस गुरुकुल में, जहाँ पे आपको हर चीज़ सिखाई जाती थी। अपने मास्टर्स के साथ रहना पड़ता था, जहाँ स्टूडेंट्स अपने मास्टर को सर्व करते थे और वो मास्टर्स जो थे, वो गुरु जो थे, वो इनको पढ़ाते थे और इसके बदले उन्हें सर्व किया करते थे जो स्टूडेंट्स थे वो। अब ये होने के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रिंस रहे या फिर कॉमनर रहे, यानी किसी किंग का बेटा रहे या कॉमनर कोई रहे, फिर भी उनको सेम ट्रीट किया जाता था विथ नो डिस्क्रिमिनेशन। गुरुकुल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलता था, ये भी काफ़ी बार देखा जाता है। ऐसे सिस्टम को एक गुरुकुल सिस्टम कहा जाता है। तो गुरुकुल सिस्टम की अगर बात करें तो इस तरह से एक सिस्टम बनाया गया था जिसके चलते हम म्यूज़िक सीखते थे। अब म्यूज़िक सीखने के साथ साथ कुछ चीज़ें होती है गुरुकुल में, जो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स आते थे, रुकते थे और पढ़ते थे। अब म्यूज़िक इंडिया में चल रहा था, बट धीरे धीरे जब मुगल्स आए उसके बाद पर्शियन एलिमेंट्स हमारे म्यूज़िक में आने लगा, तो म्यूज़िक का थोड़ा सा चेंज हो गया था। यानी हम कहेंगे कि म्यूज़िक एक तो प्ले करने की टेक्निक, म्यूज़िक को बजाने की टेक्निक, ये सब चेंज हो गई थी। अब एनाटॉमी ऑफ इंडियन म्यूज़िक पढ़ते हैं। इंडियन म्यूज़िक के मेनली 3 पिलर्स होते हैं, एक होता है राग, एक होता है ताल और तीसरा होता है स्वर। तीनों चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको सिर्फ बेसिक पूरे याद रखना है, इसमें आपको बहुत डिटेल में कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं आते कि राग क्या होता है, ताल क्या होता है, स्वर क्या होता है। बट अगर आप ये बेसिक नॉलेज नहीं लोगे तो आप जो आगे म्यूज़िक फॉर्म्स पढ़ने वाले हो, जैसे कि हमने डांस फॉर्म्स पढ़े, तो म्यूज़िक फॉर्म में अगर ये वर्ड्स आते तो आप इसको समझ ही नहीं पाओगे। वो समझने के लिए पहले कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। कंसेप्ट पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा आपको कुछ म्यूजिकल फॉर्म्स पे। म्यूजिक फॉर्म्स पे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप जब राग, ताल, स्वर ये सब लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, इसीलिए यहाँ पे पढ़ा जाता है स्वर, राग और ताल को। तो चलिए स्वर को हम शुरुआत करते हैं अपने स्वर से। स्वर की अगर बात करें तो आपको पता है स्वर यानी हम कहेंगे वेद जो होते हैं, वेदास, उससे उसके जो मंत्र थे, वेद में जो भी मंत्र लिखे थे उससे एसोसिएटेड थे स्वर। अगर हम देखेंगे तो स्वर को क्या कहा जाता है, तो स्वर को नोट्स कहा जाता है। बोलते ना कौन से नोट्स है भाई, म्यूजिकल नोट्स, यानी स्वर कौन से है, नोट्स कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं पे इसको स्केल्स भी कहा जाता है, स्केल कहा जाता है कंपोजिशन में। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इस नाट्य शास्त्र में मेनली देखिएगा कि इसमें टोटल 22 स्वर दिए हैं, 22 नोट्स दिए हुए, 22 स्केल्स या फिर हम कहेंगे नोट्स दिए हैं। 22 नोट्स आर देयर इन नाट्य शास्त्र। करंटली अगर हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात करें तो हम जो भी स्वर यूज़ करते हैं वो 7 स्वर होते हैं। और 7 स्वर आपको पता है, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। स्वर उसमें आता है सा, रे, ग, म, प, ध, नी एंड सा। तो ये ऑक्टेव हो गया, बट ये सा तो पहले ही है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 सुर होते हैं। 7 सुर से म्यूजिक बनता है। इन सातों को अगर हम एक साथ रखें तो इनको कहा जाता है सप्तक। 7 मिलके बनते हैं सप्तक, या फिर और इसी को कहा जाता है सरगम। सरगम ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा मूवीज़ में, गाने में। तो 7 सुर से बनता है सरगम, या फिर 7 सुर को कहते हैं सप्तक। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि हर एक जो यहाँ पे स्वर है, इन सब के हम कहेंगे कि अलग अलग एक पिच होती है, पिच।
जैसे हाई पिच, लो पिच, ये जो पहला सा है इसकी पिच जो होगी वो पिच थोड़ी सी लो होगी और यहाँ नी तक आओगे तो ये पिच थोड़ी सी हाई आपको देखने मिलती है। सो इस तरह से आपको पिच देखने मिलती है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, इनका मीनिंग क्या है या फिर ये है क्या। मीनिंग की और इनकी सबकी बात करूँ तो सा का कोई मीनिंग नहीं है। सा इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, रे इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, ग, म, प, ध, नी, ऑल दीज आर शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। तो दीज आर एब्रेवेशंस। सो ये सब एब्रेवेशन है जो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पिच में। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा नीचे, ये पूरे सप्तक में सबसे नीचे की पिच सा की होगी और सबसे आगे की पिच ये नी की होगी। जैसे अगर हम शुरू करते हैं तो सा रे ग म प ध नी, यहाँ पे देखो सा और नी, यानी पिच एकदम लो थी सा की और नी की पिच जो है वो हमें हाई देखने मिल रही है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस सप्तक सरगम में एक एक स्वर। तो स्वर ये होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि रिसाइटेशन ऑफ वेदास, वेद के जो मंत्र थे वो पढ़ने के लिए यूज टू डिफाइन नोट एंड स्केल इन कंपोजिशन, है ना। म्यूजिक कंपोजिशन में कौन कौन से नोट्स यूज किए, कौन सी स्केल है, ये सब बताई जाती है। इसमें सा रे ग म प ध नी सा, ये सा और ये सा में डिफरेंस है। पहला जो सा है वो सा और आखिर जो सा, यानी दिस इज डिफरेंस सिर्फ किस चीज़ का है, पिच का डिफरेंस हमें देखने मिलता है, पिच का। अब पिच के डिफरेंस के साथ साथ अगर हम देखें तो श्रुति जो होता है, श्रुति इज द स्मॉलेस्ट ग्रेडेशन ऑफ पिच रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी। श्रुति की अगर बात करें तो सबसे छोटा पिच यहाँ पे हम कहेंगे श्रुति होता है, जिसमें ऐसा देखा जाता है कि 22 श्रुतिज है, 22 श्रुतिज आर देयर, दैट इज माइक्रोटोन्स, ऑफ विच 12 आर ऑडिबल। सिर्फ 12 ही सुनाई देते हैं। 12 में भी 7 शुद्ध है और 5 विकृत है। अब आप सोच रहे होंगे शुद्ध और विकृत क्या होते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इसमें। आपको बता दूं कि ये 1 2 3 4 5 6 जो 7 ये लिखे ना पूरे शुद्ध है। फिर ऐसा अगर मैं सा लिखूँ, सा के फिर रे लिखूँ, इसके नीचे कुछ ऐसा दूँ, तो ये सब है ना एक तरह से शुद्ध नहीं होते हैं। यानी जब हम हारमोनियम पे प्ले करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे, तो इंस्ट्रूमेंट पे मेन जो सा होता है उसके नीचे की जस्ट आप ऐसा पकड़ लीजिए, ये ब्लैक कलर की एक बटन है और ये दूसरी ब्लैक कलर की बटन है। तो अगर आपके लिए ये सा और ये रे है तो इनके बीच में कुछ वाइट बटन्स होती है। ये जो वाइट बटन है यहाँ पे जो आप बजाओगे तो ये सा के नीचे वाली जो वाइट बटन होगी ये एक तरह से विकृत आपको मिल जाएगी, ये शुद्ध होगा ऊपर का। तो सा का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन इज विकृत सा, बस इतना। यार ये याद नहीं रहा विकृत और ये सब तो भी चलता है, क्योंकि देखिए सा यहाँ इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि 22 श्रुति है। देखा गया तो यहाँ पे हमें 12 ही दिखती है। अब 1 2 3 4 5 6 7 ये होने के साथ साथ जैसे सा के बाद एक सा, रे के बाद एक रे, ग का ऐसा कुछ नहीं होगा, म के बाद एक, प के बाद एक, ध के बाद एक, नी का ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 और इन पांचों का एक 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 एक, एक विकृत ऐसा पकड़ लीजिए। तो ये पूरे मिलके बन गए 7 शुद्ध और 5 विकृत इक्वल टू 12 श्रुतिज आर ऑडिबल। इसके अलावा एक और सा है जो आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि सेम लगेगा उसकी पिच और पहले सा की पिच, इसीलिए हम इतने सिमिलर वाले पिच को यूज़ नहीं करते म्यूज़िक में। हम जो म्यूज़िक में यूज़ करेंगे ये जो आपको बटन देखते हैं यहाँ से लेके तो आखिरी जो ऐसी इसके बाद की जो ऐसी बटन आती है वहाँ तक, यानी बीच में और 3 ब्लैक वाली आएगी, है ना। ये हारमोनियम में आप देखोगे और यहाँ पे जब हम आएंगे आखिरी 2 तो यहाँ तक का आपका सेट हो जाता है। ये सेट में आपको यहाँ तक आने तक आपको यहाँ तक ये बटन के पहले तक आपको 12 टोटल बटन्स मिल जाएगी, 12। तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है 12 श्रुति जो ऑडिबल है। सो देयर आर 7 शुद्ध स्वर एंड 5 विकृत स्वर। ये थोड़ा सा याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है बट समझ लीजिएगा, बस इतना ही है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ स्वर क्या होते हैं, सिर्फ इतना भी आपको याद रहा तो भी चलता है। सा रे ग म प ध नी दीज आर स्वर। अगर मैं ये जो स्वर है 7 इनको सप्तक कहा जाता है, ये भी आपको पता है, या फिर इनको सरगम कहते हैं, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। और अगर ये 7वां भी 8वां मिल जाए तो इसको ऑक्टेव कहते हैं क्योंकि 8 है, 8 ऑक्टेव में 8 होते हैं। सो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें कोई भी डाउट होगा तो एक बार मुझे पूछ लीजिए या फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो बताइए, चलिए आगे। यस हाँ, बाकी लोग चले क्या आगे? यस चलो फिर चलते हैं आगे स्वर के साथ। तो स्वर आपने देख लिए 7 स्वर होते हैं, 7 सुर होते हैं और 7 सुरों से बनता है हमारा म्यूजिक। तो विकृत, शुद्ध,
याद रखिएगा, जिसको डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा है वो सब शुद्ध है, बाकी विकृत करने के लिए आप इस तरह की चीज़ें इसमें लिखी दिखी तो समझ जाइए वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखता है, ग म प ध नी सा, ये पूरे है ना, हम कहेंगे ये विकृत नहीं है कोई भी ये। हाँ हाँ हाँ, देखिए श्रुति का कैसा है, श्रुति की अगर बात करें तो ये जितने भी दिख रहे ना ये पूरे श्रुति है। श्रुति यानी जो सुन सकते हैं आप। अब यहाँ पे भी ये है कि सुनने वाली चीज़ें, अब यहाँ पे अगर श्रुति हम कहते हैं, श्रुति यानी याद रखिएगा सुन रहे हैं, सुन सकते हैं, ऐसी श्रुति जो होता है वो पिच में सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेडेशन है। श्रुति इज द स्मॉलेस्ट ग्रेडेशन ऑफ पिच रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ये पूरे जो है ये श्रुति है, यही सब श्रुति है। जैसे हम इसको स्वर कह रहे हैं ना, तो ये सब श्रुति है क्योंकि ये सुनाई दे रहे हैं। इसमें भी 22 टोटल श्रुति है जो आपको सुनाई दे सकती है, जैसे सा रे ग म प ध नी, ये सब श्रुति ही है ना। जब इसको सुनेंगे तो श्रुति, और इनका नाम है स्वर। जो सुनाई देगा वो श्रुति होगा और वो है स्वर, जिनका नाम है ये है स्वर। अब ये जैसे बजते हैं उसको हम श्रुति अगर कह रहे हैं। सो इसमें कैसा है कि टोटल 22 स्वर आ रहे हैं, पूरे 22, बट हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में 12 ही स्वर रखते हैं। 12 क्यों रखते हैं? क्योंकि 12 ही हमें ऑडिबल लगते हैं। अगर हम 22 के 22 अगर यूज़ करेंगे तो एक सा और दूसरा सा सेम लगेगा। जैसे अभी एक सा ऐसे अलग सा दोनों साउंड करते हैं, अलग सुनाई देते हैं। तो सुनने के लिए इसको हम याद रख लीजिए, श्रुति यानी सिंपल इसमें याद रख लीजिएगा, जो सुनाई दे रही है वो है श्रुति, बस इतना है। और जो है ये लोग, इनका नाम है स्वर, ऐसा इसको हम याद रख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि मीनिंग आपको अगर श्रुति का है, श्रुति का सिर्फ इतना याद रखिएगा, एक साइड में लिख के रख दीजिएगा, यानी आपको याद रहेगा। सो श्रुति मीन्स व्हाट इज हर्ड, श्रुति मीन्स व्हाट इज हर्ड, व्हाट इज हर्ड, बस जो सुनाई है दे रहा है उसे कहते हैं श्रुति। ठीक है, ठीक है, क्लियर? हाँ, सो लिख के रखिएगा साइड में और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो स्वर श्रुति क्लियर है क्या? पहले बता दीजिएगा मुझे, नहीं है तो और भी कुछ मैं और भी अलग एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सो आवाज़ आ रही है सबको मेरी? हाँ हाँ, यस यस यस, चलो चलते हैं फिर आगे। स्वर हो गया, स्वर के बाद श्रुति हो गए। श्रुति, अब इनको सबको देखते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नी, ये सब यहाँ पे यूज़ किए एब्रेविएशंस, तो इनके कुछ तो भी फुल फॉर्म होंगे। अब इनके फुल फॉर्म जो है, जैसे षड्ज, षाड को कहा जाता है सा, षाड ये कहेंगे, ये सब है पिच, ये सबसे लो पिच। फिर री, ऋषभ, ऋषभ थोड़ी सी बड़ी पिच होती है। गांधार होती है एक पिच जो कि यानी हम कहेंगे मीडियंट पिच होती है। मध्यम होगी जो सब डोमिनेंट होगी, मध्यम पिच है, यानी इसलिए म जो है मध्यम होने के कारण बीच में दिख रहा है, देखो 3 3 और बीच में मध्यम। पंचम अगर कहेंगे तो प आ गया, धैवत अगर कहेंगे तो ध आ गया, और निषाद कहेंगे तो नी आ गया। नी इसका पिच बहुत हाई है निषाद का, ये सब टोनिक। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सा रे ग म प ध और नी, ये सब हमें देखने यहाँ पे मिलते हैं। तो टोनिक, सुपर टोनिक, मीडियंट, सब डोमिनेंट, डोमिनेंट, सब मीडियंट, सब टोनिक, ये याद नहीं रहा तो भी चलता है। सिर्फ आपको ये भी थोड़ा सा आपने पढ़ लिया तो भी काफ़ी है। वैसे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस यहाँ से आते नहीं है, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आगे से। बट फिर भी षाड सा, ऋषभ रे, गांधार ग, मध्यम म, पंचम प, धैवत ध और निषाद नी। बट आज आपको एक चीज़ बता दूं कि आज का लेक्चर करने के बाद आप म्यूज़िक के इतने तो नॉलेजेबल पर्सन बन जाएंगे कि अगर आप कोई म्यूज़िक वाला कंपटीशन वाला शो देख रहे हैं तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि वो जो बोल रहे हैं जजेस वो क्या है। जैसे कभी कभी जजेस बोलते हैं हाँ आपने जो आलाप लिया वो आलाप सही नहीं था, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आलाप क्या होता है। फिर कभी जजेस बोल रहे हैं कि आपने ये जो किया ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आपको वो पता चल जाएगा क्या है। सो इस तरह से हमें कुछ चीज़ें पता चल सकती है ये आज का लेक्चर करने से, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें और भी कुछ चीज़ें देखने मिलती है, जैसे कि राग। अब हमने देखा स्वर,
स्वर के बाद हम देखेंगे राग। अगर मैं राग की बात करूं, अब देखिए राग कैसा होता है। राग यानी हम कह सकते हैं वर्ड आया कहाँ से, राग। राग जो वर्ड है ये आया, एक संस्कृत वर्ड है जिसको कहते हैं रंज। रंज से आया राग। रंज का मीनिंग होता है टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी, खुश करना या फिर खुश रहना, या फिर हम कहेंगे टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाई अ पर्सन। अब क्या करना है, अब राग क्या होगा, तो राग फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ मेलोडी। अब ये होता है मेलोडी जिससे आपका कोई म्यूजिक का कंपोजिशन बनता है। अब मेरे पास है 7 स्वर, इन 7 स्वरों को मैंने यूज़ किया, जैसे कि मैंने यूज़ किया सा रे ग म और प, इन सबको मैंने यूज़ किया। इन सबको यूज़ करके मैंने एक बनाया है राग। अब राग इज़ अ कंपोजिशन वाला टाइप, यानी हम कहेंगे इट इज़ अ मेलोडी। राग इज अ मेलोडी और स्वर जो है दैट आर नोट्स। नोट्स को एक करके बनती है एक मेलोडी। अब मेलोडी में जैसे सा रे ग म प, अब इसमें कोई राग होगा तो राग में स्वर यूज करेंगे और कोई राग का एक ग्रुप बने, ग्रुप ऑफ स्वर हम ये कह सकते हैं, जिससे आपका हम कहेंगे कि जो मूड है वो अच्छा हो सकता है। एक तो सैड वाला भी राग हो सकता है या फिर अच्छा वाला यानी खुशी वाला भी राग हो सकता है। अब राग में कुछ चीज़ें याद रखना है। जब हम राग में आता है तो ये रंज से आया है, राग यानी मेलोडी, ताल यानी रिदम। थ्री मेन जाति है इसकी। अब जाति यानी हम कहेंगे कैटेगरीज। ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जब आप क्लासिकल म्यूजिक पढ़ते हैं, बट आपको ये बता दो इसका मीनिंग होता है कैटेगरीज। 3 मेन कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है ओढ़व राग, दूसरी कैटेगरी है षाढ़व राग, तीसरी कैटेगरी है संपूर्ण राग। ये इजी है याद रखना। अगर ये ऐसे राग होते हैं जिस राग में 5 ही नोट्स यूज किए गए हैं उसको कहा जाता है ओढ़व राग। 5 नोट्स, तो 5 ही नोट्स यूज करेंगे, जैसे सा रे ग म प या फिर रे ग म प ध, कोई भी आप यूज करो। 5 नोट्स से बना है जो राग, जितने भी राग है वो सबको कहा जाता है ओढ़व राग। जिस राग में 6 नोट्स होते हैं उसे कहा जाता है षाढ़व राग, जिसमें 7 के साथ होते हैं उसे कहा जाता है संपूर्ण राग। उसको हेप्टाटोनिक कहते हैं। 7 के साथ है। हेक्साटोनिक, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, पेंटा मीन्स 5। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से ओढ़व, षाढ़व, संपूर्ण, ऐसे 3 राग यहाँ पे देखने मिलते हैं। और राग अगर देखोगे तो राग आज आपको टास्क में याद रखेगा, एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क में आपको जो राग है उसमें के कुछ 2-3 राग बोलूँगा, उनके स्वर आपके एग्जाम्पल के इसमें लिखना है। सो 2 राग मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, उनके लिखिएगा। एक है राग श्री, श्री नाम का एक राग है, राग श्री। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसमें जो नोट्स यूज होते हैं श्री में वो यूज करना है। दूसरा आपको यहाँ पे लिखना है वो होगा राग भैरव। राग भैरव, भैरव जो है उसके आपको कौन कौन से उसमें नोट्स यूज होते हैं वो लिखना है। अब यहाँ पे अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, तो एक राग दीपक नाम का भी है। तो राग दीपक जो है उसमें जो स्वर यूज होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, यानी आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ पता चल जाएगी और आप कुछ देख लीजिएगा कि क्या क्या होते हैं। तो राग दीपक में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले देखिए, तो पहले इनको पढ़ लेते हैं फिर यहाँ पे आता है मैं राग दीपक में। तो ये 2 टास्क आप लिख लीजिएगा, टास्क आपने लिख लिए होंगे ये 2, इसमें के सिर्फ आपको नोट्स लिखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें ये देखने मिलता है कि इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं। अब राग दीपक में तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें ये करके बताऊंगा अलग अलग इसमें। तो पहले ये आरोह अवरोह ये सब हम जब पढ़ लेंगे तो आपको वो राग में बता पाऊंगा अच्छे से। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं राग वाला पूरा, फिर आपको राग के नोट्स बताता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ राग में, राग में और 3 तरह के राग होते हैं। एक होता है शुद्ध राग, एक होता है छाया राग, एक होता है संकीर्ण राग। अब ये 3 राग अगर आपको देखने मिल रहे हैं राग, तो इसमें एक तीन आपने ये तो देख लिया जाति, यानी 3 कैटेगरीज तो देख ली। कैटेगरीज के साथ साथ आप 3 मेजर टाइप्स बता देता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, राग के टाइप्स की, तो टाइप में सबसे पहला हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एक शुद्ध होता है, एक होता है उसे कहेंगे छाया राग, और एक होता है संकीर्ण राग। अब
छायालाग, संकीर्ण राग और ये सब राग की अगर मैं बात करता हूँ, सो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि शुद्ध राग क्या होता है। शुद्ध राग यानी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ राग में नोट्स होते हैं। अब राग में जब नोट्स होंगे, सो ये नोट्स को जब आप यूज़ करके आपका कंपोजिशन बनाते हो। अब देखिए, अगर मैं राग दीपक में कोई कंपोजिशन बना रहा हूँ, सो मुझे दीपक में जितने नोट्स दिए उतने ही यूज़ करने पड़ेंगे, उसके बाहर मैं नहीं जा सकता। ये याद रखना है। इसलिए आपको ये देखना है कि आप कौन से राग में बना रहे हैं। अगर राग दीपक में बनाओगे तो आप राग दीपक में कुछ भी नहीं, यानी कोई भी राग में अगर आप बनाओगे तो उसमें अगर ऐड नहीं कर पाओगे बाहर के स्वर। अब इसके लिए आपको बता देता हूँ, जैसे कि चलिए यहाँ पे पहले मुझे यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, पहले बताइए, क्योंकि ये डाउट नहीं होगा तभी हम इसको आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो एक बार बता दीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, पूछ लीजिएगा। नहीं होगा तो फिर हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, मैं शॉर्ट में एक बार बता दूं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि राग ये वर्ड रंज वर्ड से आया है, और रंज वर्ड का मीनिंग होता है कि डिलाइट और टू मेक हैप्पी और सेटिस्फाई अ पर्सन। ये संस्कृत एक वर्ड है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो राग होते हैं इसको मेलोडी कहते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्वर। जैसे हमने स्वर देखे एक एक, सारे ग म प ध, ये सब जो स्वर देखे, इन सब को एक करके बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं राग। अब राग होता है वो, और उसमें 3 कैटेगरीज हमें देखने मिलती है राग की। पहली जो कैटेगरी होगी वो जैसे हम देख सकते हैं, वो रहती है ओढ़व, दूसरी होती है षाढ़व, और तीसरा होता है संपूर्ण राग। 3 तरह के राग हमें देखने मिलते हैं। अगर हम राग की बात करें तो ओढ़व राग जो है, इसमें 5 ही नोट्स होते हैं। जिसमें 5 नोट्स होते हैं उसे ओढ़व टाइप ऑफ राग कहते हैं। इसमें कितने भी राग आ सकते हैं, बस इतना है कि 5 ही नोट्स होने चाहिए। दूसरे ऐसे राग होते हैं कुछ जिसमें 6 नोट्स आते हैं, यानी आपको पता है सारे ग म ये सब आपके नोट्स हैं, अगर उसमें से 6 आ रहे हैं तो उसको षाढ़व राग कहते हैं। अगर आप 7 के 7 नोट्स को यूज़ करें तो इसे हेप्टाटोनिक यानी संपूर्ण राग कहते हैं, अगर किसी राग में ये आ रहा है तो। ये है यहाँ की पहले वाले बेसिक। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा तो फिर हम आगे चलते हैं। सो चले आगे। यस, थैंक यू थैंक यू। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। अब एक राग हम पकड़ते हैं। अगर मैंने पकड़ा राग भैरव, राग भैरवी जो है, इसमें कैसे है कि इसमें इसकी जो जाति है वो संपूर्ण राग होता है। राग भैरवी इज अ काइंड ऑफ संपूर्ण राग। इसमें कौन कौन से नोट्स आते हैं बता देता हूँ। इसमें सा आता है, रे आता है, ग म प ध नी और सा, पूरे ही आ रहे हैं। ये जो इसके बाद वाला सा, इसके ऊपर पॉइंट होता है। अब यहाँ आप बोल रहे कि ये 7 स्वर आ गए तो दूसरा राग होगा जिसमें भी यही 7 स्वर आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ कुछ विकृत होते हैं। जैसा ये राग भैरवी ने, इसमें रे जो है ये शुद्ध रे यूज नहीं होता है। जो ग यूज करते हैं ये शुद्ध ग नहीं है। जो ध यूज करते हैं ये भी शुद्ध नहीं है, और जो नी यूज करते हैं ये भी शुद्ध नहीं है। इसमें शुद्ध स्वर जो है वो सा म प इतने ही हैं, और बाकी जो है ऐसे देखिए यहाँ पे टोटल 7 के 7 स्वर यूज हो रहे हैं, सारे ग म प ध नी, बट इसमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो शुद्ध नहीं है। अब कुछ राग ऐसे होंगे जिसमें रे शुद्ध होगा, ग शुद्ध होगा, म शुद्ध नहीं होगा, तो वो और 7 नोट्स होंगे तो वो बन जाएगा संपूर्ण राग। अब मैंने देखिए यहाँ पे राग भैरवी आपको बताया। इसमें अगर आप राग भैरवी में कोई कंपोज करना चाहते हैं सॉन्ग, तो आपको इतने ही स्वर यूज करने पड़ेंगे, ये जो यहाँ लिखे हैं। यानी आप राग भैरवी में कंपोज करते हो, शुद्ध रे को यूज नहीं कर सकते, शुद्ध ग को यूज नहीं कर सकते, यानी ग के बाद वाला ग। जैसे मैंने आपको ये बताया कि रे अगर होगा तो रे के नीचे वाला आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ब्लैक बटन एक है और दूसरी ब्लैक बटन है, इसके यहाँ पे जो वाइट बटन होती है, तो ये जो वाइट बटन रहेगी इसके बाद वाली, ये आपको रे करके यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मली शुद्ध में आप ये सा और ये रे यूज़ करेंगे, नीचे थोड़ा सा एक स्वर आगे जाना पड़ेगा रे के, और वो बीच वाला स्वर होगा, है ना, और ग के पहले वाला स्वर होगा। सो इस तरह से यहाँ पे ये राग भैरवी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब इसमें बता देता हूँ कि 3 टाइप ऑफ राग होते हैं। एक होता है शुद्ध, एक होता है छायालाग, और एक होता है संकीर्ण राग। जो शुद्ध राग होता है उसमें जो नोट्स प्रेजेंट नहीं है, अगर आपने वो यूज़ किए, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा राग है जिसमें यहाँ पे देखिए ये रे प्रेजेंट नहीं है। अब ये रे प्रेजेंट नहीं होके भी अगर मैंने मेरे कंपोजिशन में ये रे डाल दिया तो कुछ अलग नहीं लग रहा है, कुछ गलत हुआ ऐसा नहीं लगता है।
यानी ये म्यूज़िक का जो फॉर्म है उसे चेंज नहीं करता है, मेरे जो भी नेचर है वो कंपोजिशन का उसे चेंज नहीं करता है, उसे कहते हैं शुद्ध राग। तो शुद्ध राग ये पहले शुद्ध राग क्लियर होगा तभी मैं आपको छाया राग इजीली बता पाऊंगा। तो शुद्ध राग क्लियर, यानी जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उसको भी अगर मैंने प्ले किया तो कुछ अलग अटपटा सा नहीं लगेगा, कुछ मिस्टेक हुई ऐसा नहीं लगेगा, उसको शुद्ध राग कहा जाता है। क्लियर यहाँ पे पहली चीज? हाँ क्लियर। तो अब ये अगर आपको क्लियर हो गया तो बाकी आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, बता देता हूँ। अभी देखो अब कैसा है कि मैंने आपको ये बताया कि जो नहीं है उसको अगर आप प्ले करते हैं तो फॉर्म चेंज नहीं होगा। वही अगर छाया लाग वाला कोई राग है जो छाया लाग वाले कैटेगरी में आता है, उस राग में जो स्वर प्रेजेंट नहीं है अगर आप उसे यूज कर लेंगे तो पूरा फॉर्म ही बदल जाएगा। सो ओरिजिनल कंपोजिशन जो है उसका हम कहेंगे कि चेंज हो जाएगा पूरा फॉर्म ही, तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसा देखिए म्यूजिक, अभी मुझे फॉर एग्जांपल मैं कोई जज हूँ और कोई तो भी म्यूज़िक का सॉन्ग गा रहा है। अब सॉन्ग गाते वक्त सबसे पहले मुझे मैं पता कर लूँगा कि कौन से राग में बनाया हुआ सॉन्ग है, कौन से राग में कंपोज किया हुआ सॉन्ग है। अब जब मुझे पता चल जाता है कि कौन से राग में कंपोज किया है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले कि वो राग के नोट्स मेरे माइंड में ला लूँगा, क्योंकि देखिए जज बना हूँ यानी मैं तो बहुत जानकार होऊंगा म्यूज़िक का। जैसे मुझे पता चल गया कि राग कौन सा है, मैं मेरे माइंड में उस राग के पूरे स्वर ला लूँगा और मुझे इतना भी पता रहेगा कि वो शुद्ध राग है या नहीं। अगर वो शुद्ध राग है और जो सिंगर गा रहा है वो अगर ऐसे कोई नोट्स को गा दे जो वहाँ प्रेजेंट भी नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपने मिस्टेक की। बट अगर वो छाया लाग में अगर कंपोजिशन होगा और अगर वो ऐसे उसने गाना था तो सारे गामा की जगह उसने सारे ये दूसरा वाला रे यूज़ कर लिया, तो मैं क्या बोलूँगा कि आपका ये जो स्वर था ना यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ऐसे ये लोग बताते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये छाया लाग है, इसमें अगर बाहर का स्वर जो प्रेजेंट नहीं है इसमें वो अगर यूज़ किया तो फॉर्म बदल जाता है कंपोजिशन का। तो ये कुछ चीज़ें होती है छाया लाग में। सो शुद्ध राग और छाया लाग ये आपको दोनों यहाँ पता चल गए हैं, शुद्ध राग और छाया लाग राग। इसके बाद तीसरा आता है संकीर्ण राग। अगर मैं संकीर्ण राग की बात करूं तो ये कुछ ऐसे राग होते हैं जिसमें राग को कंबाइन किया जाता है, जैसे दो या दो से ज़्यादा राग को एक करते हैं। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर राग, इनको अगर मिक्स कर दे तो संकीर्ण राग बनता है। बेसिक इसमें 5 नोट्स एवरी राग में होते हैं, आपको तो ये पता ही है। अब सबसे कम जो नोट्स हो सकते हैं किसी भी राग में वो 5 नोट्स है, ये मैंने बताया। जिसको क्या कहते हैं, 5 नोट्स वालों को कौन सा राग कहते हैं, यस बताइएगा। ओढ़व राग है। और 6 को कहते हैं षाढ़व राग, 7 को कहते हैं संपूर्ण राग। तो कम से कम 5 तो रहने ही वाले हैं। अब 5 रहते ज़रूर है, इसमें कुछ वादी और संवादी रहते हैं। अब वादी संवादी अगर इसकी बात करूं मैं तो देखिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे राग भैरवी लिया था। राग भैरवी जो है इसमें हम कहेंगे कि इसकी जो जाति है वो संपूर्ण है। ये जो राग है ये संपूर्ण राग है, इसमें 7 के 7 नोट्स आपको देखने मिलते हैं। अब 7 देखने के बाद इसमें जो वादी है वो सा है, भैरवी की बात कर रहा हूँ, इसमें सा है। और अगर संवादी की बात करें, दिस इज वादी, और समवादी की बात करें सो संवादी जो यहाँ पे है वो है म और ध, ऐसा वाला ध। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो प्रिंसिपल नोट होता है, प्रिंसिपल नोट जिस पे राग बना है, जो भैरवी है उसके लिए मेन जो नोट है वो सा है। ऐसे नोट को सा को इसको कहेंगे इसका वादी, क्योंकि मेन ये हेड है इन सब का। दूसरे अगर बात करेंगे तो यहाँ से लेके तो 5वां, अब यहाँ पे अगर हम आएंगे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने लिखे थे, अब यहाँ से 4th और 5th यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं बेसिकली। अब बेसिकली कैसा होगा कि 5वां और 4था नोट, अब यहाँ पे 4th कौन सा आता है तो हम देख रहे 1 2 3 4 म आ रहा है, और लगभग ये या फिर ये इनमें से कोई एक या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं या तीनों भी हो सकते हैं, तो ये दोनों होते हैं संवादी। अब यहाँ पे एक संवादी तो है,
क्वीन यहाँ पे कहा जाता है संवादी, फोर्थ एंड फिफ्थ नोट को यहाँ पे कहा जाता है संवादी, जो इसके बाद इंपॉर्टेंट लगते हैं। उसके बाजू वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे क्योंकि वो इतना पिच में चेंजेस ज़्यादा नहीं ला पा रहे। इसका फोर्थ और फिफ्थ नोट जो रहेगा वो संवादी बन जाते हैं। किंग है सा, संवादी है म से ध। अगर हम बात करें अदर नोट्स अपार्ट फ्रॉम द संवादी, बाकी लोग जो यहाँ बैठे हैं, अगर म ध और सा को छोड़ दूँ तो ये पूरे ये जितने भी बचे हैं इन सब को कहा जाता है अनुवादी। ये इनके अनुवादी हैं। तो सबसे पहले वादी यानी किंग, फोर्थ और फिफ्थ नोट जो आता है किंग के बाद वो संवादी बन जाते हैं। बाकी नोट्स जो हैं वो अनुवादी होते हैं, और नोट्स जो प्रेजेंट ही नहीं है वो विवादी होते हैं। जो लोग प्रेजेंट नहीं है अगर वो आ गए, आपके ग्रुप वाले नहीं और वो आ गए तो कुछ विवाद हो गए। विवादी यानी आपको पता है कि क्या होता है, क्या होता है विवाद यानी? विवाद, हाँ, यस, कॉन्फ्लिक्ट, बराबर। यानी जिनकी ज़रूरत नहीं है जब वो आ जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए उनको विवादी कहते हैं। जो नोट्स प्रेजेंट ही नहीं है वो सब विवादी है, उनको आपने बीच में नहीं लाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हमें पता चलती है। अब देखिए, जैसे मैंने भैरवी में कहा आपको वादी संवादी, मैंने आपको कुछ नोट्स इसके बताए, एंड द नोट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट आर कॉल्ड एज विवादी. So other notes apart from Vadi and Samvadi are Anuvadi, and notes that are not present are called Vivadi. Fourth and fifth notes are called Samvadi, that is queen, and king, that is principal notes on which raga is built, is known as Vadi, that is king. So ऐसी कुछ चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। अब यहाँ तक क्लियर होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर यहाँ पे कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पे एक एक चीज़ मुझे पूछ के ही आगे बढ़ना है। आपको क्लियर है क्या? हाँ, देखिए अब कैसा है कि उसके यानी जो लोग अभी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनको ये चीज़ जल्दी समझ जाती है सुन के कि उसका प्रिंसिपल नोट कौन सा है। हर राग को जब बनाया जाता है तो राग को बनाते वक्त एक ऐसा नोट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है, वो उस राग में उसको कहा जाता है वादी, और ये वादी फिक्स होती है। यानी जब राग जिन लोगों ने बना के रखे वो लोगों ने पहले ही वादी कौन सी ये बता के रखा है कि ये जो राग बना ये कौन से नोट्स पे बना हुआ है, कौन से मेन नोट पे बना है। तो प्रिंसिपल नोट को वादी कहेंगे, किंग। जैसे मैंने कहा कि राग भैरवी जो है ये सा पे बना हुआ है, इसलिए इसका वादी जो होगा वो सा होगा। उसके अलावा फोर्थ एंड फिफ्थ नोट के आसपास जब आप चलते हो तो वहाँ पे आपको संवादी दिखने मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको संवादी दिखते हैं, तो वो हो जाते हैं क्वीन, यानी इसके बाद के इंपॉर्टेंट नोट्स। और जो बच्चे हैं इन तीनों को छोड़ के वो पूरे हो जाते हैं अनुवादी। और जो इन पूरे राग में ही प्रेजेंट नहीं है, जैसा ये राग के तरफ आएंगे तो यहाँ पे रे, शुद्ध रे प्रेजेंट नहीं है, तो ये शुद्ध रे जो होगा ये बन जाएगा विवादी, जो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है? हाँ हाँ, ऐसा है। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें लिखी होती है इसमें। सो आपको ये जो मैंने एक बताया है आपको, एक ही नोट का पकड़ लीजिए, राग श्री। भैरवी का तो मैं ही बता रहा हूँ, राग श्री जो है उसका ही आपको ये लिख के लाना है। आदि कौन है, संवादी कौन है, नोट्स कौन से इसके ऊपर बना है, और उसके साथ साथ वो जो ये है वो संपूर्ण राग है या फिर ओढ़व राग है या फिर शाढ़व राग है, ये भी आपको उसके बारे में लिख के लाना है। अब मैं तो श्री की बात कर रहा हूँ। श्री में उसके बाद आता है आरोह। अब हमने ये सब पढ़ा, अब आते हैं आरोह। आरोह मीन्स एसेंट नोट एंड अवरोह मीन्स डिसेंट नोट। देखिए जब आप आरोह लेते हैं, जैसा मैंने कहा सा रे ग म प ध नि सा, दिस इज आरोह। अवरोह गाने बोलेंगे तो सा नी ध प म ग रे सा, दिस इज अवरोह। तो ये एसेंट जब जा रहे हो आप तो अब आरोह पे हो, अगर डिसेंट आ रहे हो तो अवरोह पे हो। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, राग जो हमने भैरव देखा था, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये आरोह है, करेक्ट, दिस इज आरोह। अब ये जो आरोह आपको देखने मिल रहा है, ये देखिए सारे ग म प ध नि सा, दिस इज आरोह। आरोह के बाद अगर मैं अवरोह में आता हूँ, अवरोह, तो अवरोह कैसे आएगा, तो यहाँ से शुरू करूँगा नी ध प म ग रे सा, दिस इज, फिर इसको उल्टा लिखना शुरू करेंगे, नी ध प म ग रे सा। और जहाँ जहाँ जो होगा, जैसे रे के नीचे ये है, ग के नीचे है
धो के नीचे है और नी के नीचे, समझ गए। ये उल्टा जाएंगे तो आरोह और सीधा आएंगे तो अवरोह, आरोह सीधा जाएंगे तो आरोह, उल्टा हो गया तो अवरोह। क्लियर? बेसिक्स तक सिर्फ मुझे बताते चलेगा, क्लियर क्लियर, बस बाद में आपने नहीं बोला तो भी चलेगा, एक बार बेसिक खत्म हो गए तो। क्लियर? यस। और बाकी लोगों को क्लियर है क्या बाकी? यस क्लियर, यस। उसके बाद स्पीड की बात करते हैं। जब आप स्पीड पे होते हैं तो आपके जो कंपोजिशन के आपके जो गुरु, अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सीखने गए तो आपके गुरु क्या बोलेंगे कि ये जो हम अभी आज कंपोजिशन कर रहे हैं इसको विलंबित इसमें करना है। विलंबित यानी स्लो कंपोजिशन होगा, जैसे सारे ग म प, एकदम विलंबित चल रहा है। मध्य में सारे ग म प ध, मीडियम दैट इज मध्य। स्पीड अगर फास्ट है, द्रुत कहा जाता है उसे, सारे गा मा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, इस तरह से द्रुत स्पीड में कुछ कुछ गाने होते हैं। तो ये टेम्पो दैट इज स्पीड, विलंबित यानी स्लो, मध्य यानी मीडियम, द्रुत यानी फास्ट, एकदम फास्ट चलते हैं। अब ये सब होने के बाद हम ये भी देखेंगे कि आपने आरोह अवरोह देखा, ध्रुत और ये सब स्पीड्स देखी। अब हम कहेंगे मेला, कुछ मेले होते हैं। अब ये याद नहीं रहा तो चलेगा ये वाला पॉइंट। देयर आर 72 मेला और पायरेंट स्केल। अब ये सब जो है इनके ग्रुप को मिलके कहा जाता है मेला। अब मेला यानी हम कहेंगे कि जैसे कि आप कह सकते हैं पेरेंट स्केल्स, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कुछ राग, कुछ कॉम्बिनेशन कर करके, स्वर को कंबाइन कर करके, सारे ग म प ध, कुछ कुछ इनको किया, हम कहेंगे कि एक कर करके ऐसे 72 स्केल्स बनते हैं टोटल, ऐसा कहा जाता है। और मेन जो राग होते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में वो 6 राग मेन है। 6 राग पे सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स बनते हैं, और हर राग को गाने का एक स्पेसिफिक टाइम है। अगर आप उस राग को किसी भी वक्त सुनोगे तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी टाइम पे गाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको सुनने का एक टाइम होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई सॉन्ग कंपोज कर रहा हूँ, ये बहुत आसान है कंपोजिशन के लिए, पता है, क्योंकि राग वहाँ पे है। अगर मैं कोई सॉन्ग कंपोज कर रहा हूँ जो कि मॉर्निंग का एक सीन दिखा रहा है, जैसे अब किसी को उठाना है, एक सॉन्ग है जैसे कि एक कंपोजिशन है जैसे कि जागो मोहन प्यारे जागो। अब ये जागो मोहन प्यारे जागो कहा जा रहा है। आप रात में तो नहीं गाओगे गाना कि जागो, जागने का सॉन्ग है तो सुबह ही गाओगे। तो वो जिस राग में बनता है वो राग को उसके कंपोजिशन से बनाना पड़ता है। तो 6 मेन राग के देखिए टाइम, जो राग भैरव होता है उसका टाइम होता है डॉन, यानी मॉर्निंग के पहले का और रात के बाद का समय, एकदम 4 बजे के आसपास के शुरू होता है आपका डॉन का टाइम, ऐसा समझ लीजिए। और हर एक राग को गाने के कुछ सीजन होते हैं। अब यहाँ पे तो 6 ही हम डिस्कस कर रहे हैं जो मेन है, इसके अलावा बहुत सारे राग हैं, हर एक मूड के हिसाब से, हर एक टाइम के हिसाब से। भैरव का जो मूड है वो पीस वाला मूड है। जैसे मैंने आपको कहा कि जागो मोहन, क्योंकि सुबह के पहले डॉन के वक्त ही जागना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, बिफोर सनराइज आपको उठना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि राग भैरव में आएंगे जागो मोहन प्यारे जागो। अब ये जब गाया गया है तो इसमें आपको पता है कि राग भैरव जो है उसमें मैंने आपको बताए थे कुछ नोट्स। तो अगर मैं राग भैरव में कंपोजिशन करना चाहता हूँ तो मुझे इन नोट्स का ही यूज़ करके कंपोजिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो रे होगा मेरा यही का रे यूज़ करना पड़ेगा, और फिर उसको बजा बजा के हारमोनियम पे गाना पड़ेगा। इसलिए आपको पता है कि ये जो हारमोनियम गाते बजाते हो कोई भी गाना कैसे क्या बजा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कौन से राग में कंपोज्ड है। अब जो सॉन्ग वो गा रहे हो किस राग में जब कंपोज्ड उन्हें पता चल जाता है तो अपने हाथ इन्हीं नोट्स पे रखते हैं वो, और आप ये नोट्स सिर्फ बजाते रहो गाते गाते, आपका गाना अच्छा ही लगेगा, ऐसा होता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको सबको गाने का टाइम है, तो इसके लिए मूड जो होता है पीसफुल मूड के ऊपर गाया जाता है। राग हिंडोल आता है, हिंडोल की अगर बात करें तो मॉर्निंग का समय होता है, स्प्रिंग के टाइम, स्प्रिंग जो सीज़न होता है इस टाइम पे ये बहुत अच्छा लगता है। और इसमें क्या दिखाया जाता है, स्वीटनेस ऑफ ए यंग कपल, जो यंग कपल है, यानी यहाँ पे कुछ प्यार से रिलेटेड हिंडोल आएगा। फिर आता है राग दीपक। राग दीपक जो होता है ये रात के समय के कंपोजिशंस के लिए यूज़ होता है, और मेनली समर सीज़न के लिए। और यहाँ पे कंपैशन, करुणा, दया, इसके लिए ये गाया जाता है। अगर कुछ आप करेज दिखाना चाहते हो, हिम्मत वाला कोई गाना गाना चाहते हो तो आप राग मेघ में उसे कंपोज कर सकते हैं। ये लेट नाइट में अच्छा लगता है और इसका सीज़न रेनी होता है, और ये दिखाता है करेज, हिम्मत।
उसके बाद राग श्री होता है जो इवनिंग के टाइम पे के कंपोजिशंस को के लिए होता है, और विंटर के सीज़न में आप इसे सुनोगे और ये बताएगा ग्लैडनेस। अब यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इनको एक टाइम यहाँ पे जो दिया है, एक मूड यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मूड या फिर जो टाइम यहाँ पे दिया है, वो टाइम पे आप इसको सुनोगे तो ही आपको वो अच्छा लगता है ना। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसी के टाइम पे आपको ये अच्छा लगेगा, और इसी टाइम पे जब आपको ये अच्छा लगता है या इसी मूड में आपको अच्छा लगता है ग्लैडनेस, जैसे कि हैप्पीनेस से रिलेटेड हम रिलेट कर सकते हैं ग्लैडनेस को। सो ये उसी मूड में अच्छा लगता है। आप कोई सैड सॉन्ग को अगर राग श्री में कंपोज करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए आपको सैड वाला कोई राग ढूंढ के उसमें कंपोज करना पड़ेगा अपना सैड वाला कंपोजिशन। तो हैप्पीनेस वाले सॉन्ग श्री में और जनरली इवनिंग के टाइम पे ही अच्छे लगते हैं। आप कोई भी राग सुनेगा, आज आप राग श्री का कोई सॉन्ग सुनना है तो आज आपको टास्क दे रहा हूँ, किसी भी एक राग का एक सॉन्ग सुनेगा और इसी टाइम पे सुनेगा, और दूसरा इसी को फिर दूसरे टाइम पे सुनेगा। जैसा आपने श्री सुन रहे तो एक इवनिंग के टाइम पे राग श्री का कोई सॉन्ग सुन के देखना, और उसी सॉन्ग को कल आफ्टरनून के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे सुनना। आपको जितना वो इवनिंग पे अच्छा फीलिंग देगा, उतनी अच्छी फीलिंग वो आपको मॉर्निंग के टाइम पे नहीं देगा। ऐसे ही स्वर यहाँ यूज़ किए जाते हैं हमारे मूड के हिसाब से, टाइम के। देखिए टाइम के हिसाब से भी चीज़ें होती है। जैसे आपको सुबह उठे उठे कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, तो वैसे ही सॉफ्टनेस वाली चीज़ें ज़्यादातर ये राग में रखी जाती है, क्योंकि सुबह आपका मूड एकदम पीस में होता है। आप उठते बराबर थोड़ी ना कूदोगे या भागोगे, थोड़ा देर बैठोगे, रिलैक्स होंगे, फिर आप अपने शेड्यूल शुरू करोगे। सो इसी तरह से ये राग में स्वर यूज़ किए जाते हैं। जो कंपोजिशन होगी वो एकदम सॉफ्ट लगनी है या फिर एकदम जोश वाली लगनी है। या फिर आप आओगे जैसे कि मिडनाइट, माल कौन से एक राग होता है जो मिडनाइट में गाया जाता है, विंटर में गाया जाता है, और ये बताता है वीर या ब्रेवरी। ब्रेवरी वाले जो सॉन्ग है उसको मालकॉन्स में ये यहाँ पे कंपोज किया जाता है। तो ये कुछ छः मेन राग है जिसमें हमारे कंपोजिशंस चलती है इंडिया में, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में। ये चीज़ हमें यहाँ पता होती है। सो इसके बाद हम आएंगे राग के बाद ताल में। अब यहाँ पे राग में जो जो पढ़ा हो एक बार देख लेते हैं। राग का कहाँ से वर्ड आया ये हमने पढ़ा। उसके अलावा राग यानी मेलोडी होता है। 3 जाति पढ़ी, ओढ़व शाढ़व संपूर्ण। 3 मेजर राग पढ़े, शुद्ध, छायालाग, संकीर्ण। शुद्ध यानी वो नोट्स जो एब्सेंट है वो अगर यूज़ किए तो फ़र्क नहीं पड़ता है, छायालाग में आप यूज़ नहीं कर सकते। संकीर्ण राग में 2 या 2 से ज़्यादा राग के ऊपर बनते हैं। एसेंट नोट्स जो होंगे उसमें उसको आरोह कहते हैं, डिसेंट नोट्स को अवरोह कहते हैं। 3 स्पीड्स होती है, विलंबित, मध्य, ध्रुत। 72 स्केल्स होती है जिसमें 6 मेन राग ही आपको यहाँ पे स्टडी करने थे यूपीएससी के लिए। बाकी आपको जितने राग पढ़ने आप पढ़िए। अगर आप कंपोजिशन करना चाहते हैं म्यूज़िक के तो आप टाइम के हिसाब से कौन सा राग सूट हो रहा है या फिर आप कौन से मूड के हिसाब से आप उसे सिलेक्ट कीजिए और उस पर कंपोजिशन कर दीजिए, आपका गाना अच्छा बनेगा। ये होता है। इसके बाद हम आते हैं ताल में। सो राग में किसी को कुछ पूछना है या नहीं, या क्लियर है एक बार मुझे बता दीजिएगा तो मैं ताल के ऊपर आ सकता हूँ। क्लियर, यस यस, चलिए थैंक यू। सो चलिए आपको ये यहाँ पे पता चला कि राग में मेलोडी बजती है। राग में सा रे ग म प ध नि सा ऐसे स्वर यूज किए जाते हैं। ताल में होता है कुछ तो भी बीट्स। अब ये जो आपने देखा पहले राग, इसमें कोई तो भी एक साउंड है, इसमें जो साउंड आएगा ताल में बीट का साउंड आएगा, तो रिदम होता है। रिदम इज ताल, जो पीछे पीछे चलता है ताल, उसे रिदम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 3 से लेके 108 तक बीट्स होती है। अकॉर्डिंग टू ताल म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड मीटर्स। ये जो अगर हम थियोरी को देखेंगे तो इसमें सबका अपना एक टेम्पो होता है, फास्ट या स्लो, उसको लय कहा जाता है। जो लय है उसको कम कीजिए, यानी स्पीड को कम कीजिए। अब जैसे तबला बजाना, धा धिन धिन ना, धा धिन धिन ना, ऐसे बजा रहे हैं, तो उसमें अगर लय बढ़ाना है तो धा धिन धिन ना, धा धिन धिन ना, धा धिन धिन ना, तो वही है आपका कैसे स्पीड में सॉन्ग चल रहा है उसको लय कहेंगे, टेम्पो आपके सॉन्ग की। ये तो ऐसा कहा जाता है। टोटल 30 ताल करंटली नोन है जिसमें 10 से 12 एक्चुअली यूज़ किए जाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं। जो ताल सीखने वाले लोग हैं, ताल वाले इंस्ट्रूमेंट्स, उनको क्या करना पड़ता है कि 10 से 12 भी उन्होंने सीख लिए टाइप ऑफ बीट्स, तो वो भी पूरा कर लेते। तो कौन कौन से मेन बता दो आपको। रूपक, एक ताल, झपताल, 3 ताल, आधा चौताल, ये सब टाइप ऑफ बीट्स है ना। तो आपको आज
3 ताल सुनना है, ये अगला टास्क है। यूट्यूब पे आपको 3 ताल कैसे बजता है ये सुनना है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे चलेगा, बट ज़्यादातर आपको तबले में ही सुनाई देगा क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक है। तबले में आपको 3 ताल वाला एक बीट सुनना है। सो धा धिन धिन ना, धा धिन धिन, वो 3 ताल है। अब उसको आप सुन के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि गाने जब इसके बाद जब आप म्यूज़िक का ये लेक्चर्स ख़त्म कर दोगे, उसके बाद आप कोई भी म्यूज़िक जब सुनोगे ना, तो आप बताओगे हाँ इसकी लय जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा है, लय जो है ये कम है। और कोई अगर क्लासिकल इसमें गा रहा है सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प, आप बोल भी सकते हैं ये जो पहले इसने गाया ये आरोह था, बाद में जो गाया ये अवरोह है, ऐसा आप बता सकते हैं। इतना ही तो हमें होना। कल जाके आपको बस, कल जाके आप कलेक्टर हो, कलेक्टर साहब को चीफ गेस्ट करके बुलाया किसी म्यूजिकल, क्लासिकल म्यूजिकल इसमें, तो थोड़ा सा आपको समझ रहा है, इतना ही। इतना नहीं, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है कि आप ही वहाँ परफॉर्म कर रहे हो, तो आप भी परफॉर्म कर सकते, इट इज़ वेरी गुड अगर आपको है तो, यानी उसमें इंटरेस्ट है तो। बट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इतना भी पता होना ये काफ़ी है कि आरोह या अवरोह क्या है। नहीं तो वहाँ बैठ के आप सो रहे हो और वो गाया जा रहा है, आपको कुछ पता ही तो नहीं है, तो जो चीज़ के बारे में पता ही नहीं है वहाँ तो सोएंगे ही ना लोग, ऐसा हो जाता है। सो ताल आपको पता चले, रूपक, एक ताल, झपताल, 3 ताल, आधा चौताल। सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स में 3 ताल यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स में, याद रखिएगा 3 ताल। बहुत सारे सॉन्ग्स में 3 ताल यूज़ होता है। तो मैं आज आपको एक सॉन्ग भी बताऊँगा, सॉन्ग को सुनना है और उसमें की चीज़ें एक एक याद, यानी सुन के ऑब्जर्व करना है। इसमें जो तबला बज रहा है ये 3 ताल वाला कैसे बजाता है, इसमें आरोह कैसे, इसमें अवरोह कैसा है, जैसे मैंने आपको एक राग श्री के बारे में पता करके लाने बोला है वैसा। अब इसमें ये सब है, उसके अलावा दादरा, खरबा, कहरबा, या फिर हम कहेंगे रूपक, एक ताल, झपताल, 3 ताल, चौताल, आधा चौताल, ये सब टाइप ऑफ बीट्स होती है। सो म्यूजिक कंपोजर्स जो है दे ऑफन यूज 3 ताल विच हैज़ 16 बीट्स। 3 ताल में 16 बीट्स होती है। आज आप सुनोगे तो आपको बराबर पता चल जाएगा। कार्नेटिक म्यूज़िक नहीं है, अगर देखा गया हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक में, तो कार्नेटिक म्यूज़िक जो है इट इज़ मोर रिजिड स्ट्रक्चर, इट हैज़ मोर रिजिड स्ट्रक्चर, है ना। तो ये थोड़ा सा रिजिड है जिसमें ज़्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी म्यूज़िक में तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ चीज़ें, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो ये हो गए ताल। ताल क्लियर होगा तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ताल क्लियर? यस यस, चलिए यस, चलो ताल के बाद चलते हैं आगे। आगे आप आओगे तो रस। रस क्या होते हैं? रस के बिना तो कोई चीज़ अधूरी ही है। आपने जो 9 रस पढ़े थे, 9 रस, मैं आपको बताता हूँ, इमोशनल रिस्पॉन्स होता है थ्रू सिंगिंग। यानी मैं दुख वाला गाना इस तरह से गा रहा हूँ, उसमें दुख वाला रस डाल के कि लोग भी रो रहे हैं। आपको पता है आर्ट ऐसा होता है जिसमें एक एक्टर का दुख देख के आप यहाँ पे रोते हो, इसको एक्टिंग कहते हैं, क्योंकि इस एक्टिंग में रस डाला गया है। तो रस के बिना कोई भी चीज़ वैसी नहीं रहेगी। इवन गाने वाला व्यक्ति भी उसमें रस डालेगा, और अगर दुख वाला गाना होगा तो इतना दुख वाला रस डालेगा कि आप यहाँ बैठे बैठे रोने लगोगे, आपके आंख में पानी गिरने लगेगा। खुशी वाले इसमें इतना खुशी वाला रस डालेगा कि आप एकदम से खुश होने लग जाओगे। जैसे कि अगर उसमें श्रृंगार रस डाला, तो श्रृंगार यानी आपको पता है लव वाला, तो लव वाला एकदम वैसी फीलिंग आ जाती है। कभी कभी आप जिसको प्यार करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, कुछ गाने सुन के वो आप इमेजिन करने लगते हो। दैट इज़ क्यों इमेजिन कर रहे हो? बिकॉज इट इज़ हैविंग द श्रृंगार रस इन इट। रस डालना पड़ता है। तो इवोक इमोशनल रिस्पॉन्सेज थ्रू द सिंगिंग एंड प्लेइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड रस। इट इज़ कॉल्ड एज एस्थेटिक डिलाइट एज दे आर consciously made us feel an emotion through someone else art। किसी एल्स आर्ट के, किसी और के सिचुएशन से आप फील कर रहे हो। अब बताइए, किसी आप मूवी देख रहे हो, उस मूवी में वो हीरो की डेथ हो गई और रोना आपको आ रहा है, जबकि आपका वो कोई रिलेशन भी में भी नहीं आता है, ना कि कोई है। आपको ये भी पता है कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले, एक रोल प्ले कर रहा है उस मूवी में, फिर भी आप रो रहे हो। सच में उसकी डेथ नहीं हुई है, बट रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया आपके साथ कि पिछले 2 घंटे से अगर वो मूवी चल रही, 2 घंटे में आपका उसके साथ रिलेशन बन गया है। अब आप रोगे। अगर उसके साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है तो आपको उस दूसरे इंसान पर गुस्सा आएगा। क्यों आपको गुस्सा आ रहा है? आपका कौन लगता है? कोई भी नहीं। बट
बट उसने जो भी एक्टिंग की है उसके चलते, जो भी स्टोरी लिखते वक्त जो रस डाला गया उस स्टोरी में, उसके चलते ये सब आप फील कर रहे हो। इनिशियली 8 रस थे, लेटर एक शांत रस भी डाला गया, इसलिए 9 रस बन गए। 9 रस के नाम आपको पता है। सो हम कहेंगे 15th सेंचुरी में भक्ति और रस ऑफ डिवोशन ऑफ गॉड ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया था, क्योंकि भक्ति मूवमेंट में क्या होता था, भक्ति मूवमेंट के चलते सॉन्ग्स के थ्रू भगवान को प्रेज किया जाता था। अब भक्ति और शांत है ये एक ही है ऐसे काफ़ी लोग कहते हैं, बट उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि एक नया रस लाया था, दैट इज डिवोशन टू गॉड। अब ये 9 रस है, जैसे कि मैं आपको बता, श्रृंगार रस फॉर लव, हास्य फॉर ह्यूमर, करुणा फॉर पैथोस या कंपैशन, रौद्र फॉर एंगर, भयानक फॉर हॉरर, वीर फॉर ब्रेवरी, अद्भुत फॉर वंडर, विवादसा डिस्गस्ट, और शांत पीसफुल और काम। ये पूरे जो हमने डांस में पढ़े थे सेम के सेम म्यूज़िक में भी होते हैं। सो डांस और म्यूज़िक में रस जो रहेंगे वो सेम आपको देखने मिलते हैं, इसलिए मैं रस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। तो रस जो है म्यूज़िक और डांस के सेम रस है। सेम रस होने के बाद हम आगे डायरेक्टली बढ़ सकते हैं। अब रस तो आप लोगों को पता ही है। रस के बाद अब आते हैं फिर भरत मुनि के पास। फिर से भरत मुनि ऐसे कहते हैं कि कुछ हम कहेंगे कि ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे स्वर है जिसमें एकदम से उसी तरह की हम कहेंगे फीलिंग्स होती है, जो उस मूड में बजाएंगे तो अच्छा लगता है। जैसे मध्यम ह्यूमरस इंस्टिंक्ट्स होते हैं उसमें, है ना, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का सॉन्ग इस पे आप ज़्यादातर कंपोज कर सकते हैं। पंचम यानी प में कुछ एरोटिक फीलिंग्स वाली होती है ना। सो कुछ एरोटिक फीलिंग्स वाली, जैसे होली के कुछ सॉन्ग्स होंगे जिसमें एरोटिक फीलिंग्स होगी, तो उस तरह में आप प यूज़ कर सकते हैं। स जो है उसमें आप हीरोइक फीलिंग में आप स यूज़ कर सकते हैं, सा। और ऋषभ वाले में आप रे यूज़ कर सकते, दैट इज़ wrathful इंस्टिंक्ट है ना। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखने ज़रूर मिलती है। और देखने के साथ साथ हम कहेंगे कि ये ऐसा कौन कहते हैं, ऐसे भरत मुनि कहते हैं, और काफ़ी एक ये चीज़ सही भी पता चली है। तो wrathful यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि गुस्से वाला, एंगर वाला फील देता है ये। तो इस तरह से अलग अलग फील देने वाले आपको अलग अलग सुर होते हैं। ये आपको याद नहीं रहा तो भी चलेगा, ये तो सिर्फ ऐसे मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। अब इन्होंने क्या किया, अब राग या ताल के बाद आते हैं वो होता है थाट। अगर हम थाट की बात करें, थाट की, सो थाट भी काफ़ी अलग सा एक हम कहेंगे कि बहुत अलग सी एक चीज़ है थाट। अब थाट में आएंगे तो थाट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ रागास इनटू डिफरेंट ग्रुप। अब ये जो राग थे, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ, ऐसे 5 राग है, मैंने ऐसे वर्ड लिए, हाँ, अल्फ़ाबेट्स लिए, ऐसे नाम के राग नहीं, जैसे दीपक, श्री, हिंडोल, ये वो राग हमने देखे, वैसे राग है। इन राग को मैंने कुछ इसमें क्लासिफाई किया है कि ये पूरे इस कैटेगरी में आते हैं, ये पूरे ये एक कैटेगरी के हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ राग है इसको थाट कहा जाता है। टोटल 10 थाट होते हैं, 10 थाट होते हैं। तो आपको ये बता दूं कि 10 थाट में हम ये कहेंगे कि, और म्यूजिकल स्केल्स होते हैं। थाट कैन ओनली बी संग इन आरोही एज नोट्स आर कंपोज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, ये होता है। और थाट को असेंडिंग ऑर्डर में ही गाया जाता है, राग को असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में भी गाया जा सकता है। 10 थाट बिलावल, खमच, काफ़ी, आसवान, भैरवी, भैरव, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये सब होते हैं थाट। ये थाट में ही राग को डाला जाता है। जैसे कोई बिलावल नाम का थाट है, तो बिलावल नाम के थाट में कुछ हम कहेंगे कि ये आएंगे, कुछ राग आएंगे, ठीक है। तो वो पूरे राग यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं आगे, उसमें भी आपको एक बता देता हूँ। थाट में 7 नोट्स होने चाहिए, ये तो पक्का है। थाट में 7 के 7 नोट्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ हम कहेंगे कि कुछ राग को डाला गया है। 4-5 राग मिलके एक थाट बन रहा है, 4-5 राग एक कैटेगरी में आ रहा है थाट के। सो ये थाट में कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि ये जो राग होते हैं उनको एक कैटेगरी में डाला जाता है। कुछ राग को ये सबको कहा जाता है। जैसे बिलावल में मैंने ये 4 राग डाल दिए, क्योंकि ये लगभग कुछ सिमिलैरिटीज़ लेके चलने वाले राग हैं। तो इनको क्लासीफाई कर दोगे तो ईजी जाता है। अगर मैं थाट ही देख लो, अगर बिलावल इस तरह का थाट है, यानी थाट में कोई इमोशनल क्वालिटी नहीं होती, राग में इमोशनल क्वालिटी होती है। ये जो थाट है ये अकॉर्डिंग टू नोट्स, इनको यहाँ डाल दिया बिलावल। यहाँ पे काफ़ी सिमिलर नोट्स दिख रहे हैं तो मैंने बिलावल में इन सबको डाल दिया। अब ये इस तरह के अगर आपको नोट्स सुना तो इसमें से कोई उठा लो,
और उस थाट में उसको बजा लो, इज ओके, ये भी चलेगा। तो लगभग सेम दिखने वाले राग को एक इसमें डाला जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो राग होते हैं ये थाट की कैटेगरी, यानी हम ये कह सकते हैं कि राग कम्स अंडर थाट, बट थाट जो है ये डजंट कम्स अंडर राग, क्योंकि राग जो है वो उनके क्लासिफिकेशन यानी थाट होता है। जो अगर हम डिफरेंस कहेंगे तो आप बताइए कि थाट में, जैसे मैंने बताया थाट में मैंने बताया कि 7 नोट्स होने ही चाहिए और इसको आरोह में ही गाया जा सकता है। आप इसको सारे गा म प ध नि ऐसे ही गाएंगे, सा नि ध प प म अगर ऐसा है ना, तो ये ऐसा आप नहीं गा सकते उसको, ठीक है। तो राग को आप दोनों इसमें गा सकते हैं, थाट को सिर्फ आरोह में ही कंपोज किया जाता है। अब 7 नोट्स है, अगर 7 नोट्स है तो अगर डिफरेंस देखेंगे तो जैसे थाट और राग में कुछ डिफरेंस आया, तो आप नंबर ऑफ नोट्स बता सकते हैं। एक पहला डिफरेंस अगर हम कहेंगे नंबर ऑफ नोट्स, अगर थाट की बात करें तो थाट में कितने रहेंगे, कितने रहने चाहिए, आप लोग अब बताएंगे डिफरेंस। लिख देता हूँ थाट और यहाँ लिखता हूँ राग। थाट में कितने रहेंगे नोट्स, 7, यस। अब आप लोगों को बोलना है, अब मैं नहीं बोलूँगा। राग में कितने रह सकते हैं, यस राग में कितने कितने नोट्स रह सकते हैं, मिनिमम कितने, ओके 5, 6 या 7, वेरी गुड। ये 5 भी रह सकते हैं, 6 भी रह सकते हैं, 7 भी रह सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ नोट देखा तो ये पूरे असेंडिंग है। असेंडिंग होने के कारण इनको क्या कहते हैं थाट में, एसेंट वाले, आरोह। और यहाँ पे राग, यहाँ सिर्फ आरोह ही होता है और राग में आरोह और एंड अवरोह भी होता है। तीसरा अगर हम आते हैं तीसरे में, तो यहाँ पे अगर मैं मेलोडी की बात करूँगा, सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मेलोडी या फिर ये होने चाहिए, यहाँ पे इमोशंस होने, यहाँ इमोशंस और ये सब नहीं होते। तो इमोशनल क्वालिटी अब्सेंट, इमोशनल क्वालिटी प्रेजेंट। फोर्थ ये भी कह सकता हूँ कि इसमें एक ये डिफरेंस याद रखें, इसमें वादी या समवादी ऐसा कोई नहीं होता। यहाँ वादी भी होता है, समवादी भी होता है, ऐसा होगा। थाट्स जो है वो राग बनने के बाद बने होंगे कि पहले बने होंगे, अब ये आप बताइए, लॉजिक लगाइए। पर बाद, यस वेरी गुड, क्योंकि देखिए राग के बाद ही बनेंगे। जब कुछ राग बनेंगे तो उनको ही हम कैटेगराइज करेंगे, उनको ही हम क्लासिफाई करेंगे कि ये बिलावल में आते हैं, ये पूरे ये खमज में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि थाट्स आर नेम्ड आफ्टर पॉपुलर राग और रागस आर नेम्ड आफ्टर इमोशंस। इमोशन से बने राग, राग से बना थाट, ऐसा समझ के चलिए आप, है ना। सो दिस इज अबाउट थाट एंड राग। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हमारे बेसिक अभी ख़त्म होने पे आ ही रहे हैं। तो अब एक बार बता दीजिएगा यहाँ तक क्लियर है, सो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्लियर, यस। हाँ बाकी लोग, आज आपको बोलना है, अभी 2 स्लाइड तक हो तो अभी बोलते ही रहना है। हाँ 2 स्लाइड तक आपकी आवाज़ आनी ही चाहिए। उसके बाद आएंगे समय। समय में आएंगे तो हर राग को गाने, हर राग का एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ परफॉर्मेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग भी राग को क्लासीफाई किया जाता है। जो राग 12 AM से 12 AM में गाए जाते हैं उनको पूर्व भाग कहा जाता है, राग पूर्व राग कहा जाता है। ये जो भाग है ये भाग पूर्व भाग है और इसमें जो राग गाया जाता है इनको पूर्व राग कहा जाता है। 12 से 12 यानी 12 AM से 12 PM है, यानी रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक जो राग गाए जाने के समय है उन सबको पूर्व राग कहा जाता है। इसमें सप्तक भी चेंज होता है, सा टू म ज़्यादातर यहाँ पे गाते हैं, इन राग में डाला जाता है क्योंकि सा टू म वाले स्वर ये टाइम पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर टाइम बदल गया, दोपहर के 12 से आप सुबह के 12 तक यानी रात के 12 तक आ रहे हैं, यानी आप दोपहर के 12 से शुरू करते हैं, रात के 12 तक जो गाते हैं उसको उत्तर राग कहा जाता है और राग को उत्तर राग कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर जो नोट्स यूज होते हैं वो प से सा तक के, प ध नी सा, सा रे ग म, प ध नी सा, इस तरह से, ठीक है। तो समय के अकॉर्डिंग स्वर अच्छे लगते हैं। अगर आप देखोगे ना तो जो
दोपहर के 12 से रात के 12 तक का समय ना, उसमें प से सा तक के स्वर बेहतरीन लगते हैं, साउंड अच्छा करते हैं, उसमें वो मूड वैसे होते हैं आपके, क्योंकि आपका सब नॉर्मल हो गया रहता है दोपहर के 12 तक। यहाँ पे कभी कभी आप उठे हैं, उठते बराबर कुछ स्वर है वो सा से म तक के अच्छे लगते, एकदम हाई टेम्पो वाले थोड़ी ना, हाई पिच वाले थोड़ी ना अच्छे लगेंगे सुबह सुबह। इसीलिए ये वाला जो टाइम होता है इसमें ज़्यादातर सा से म तक के जो नॉर्मल यानी थोड़ा कम पिच वाला साउंड करते हैं वो, जैसे एकदम मैं गा रहा हूँ जागो मोहन प्यारे, एकदम उठते बराबर आपके इसमें चिल्ला रहा हूँ, या फिर एकदम सॉफ्टली जागो मोहन प्यारे, सुबह ऐसा ही अच्छा लगेगा। तो आपका सब नॉर्मल होने के बाद आपके अंदर एनर्जी वाले आपको अच्छे लगेंगे, तो वो प से सा तक के यानी हाई पिच में जाके फिर उसको आप उसमें कंपोजिशन वहाँ देख सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें हमें देखने मिलती है, जिसको कहते हैं समय। समय में दो तरह के समय, पूर्व भाग और उत्तर भाग, और टाइम शुरू होता है रात के 12 बजे से, पूर्व दोपहर के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक उत्तर, जो कि दूसरा समय होता है। समय के बाद लास्ट चीज़ बता देता हूँ और फिर आप मुझे बता दीजिएगा आपको क्लियर है, फिर हम आगे फैक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। सो आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखनी होती है, फिर आप फैक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। अदर कंपोनेंट्स, स्लो टेम्पो जो होता है उसे आलाप कहते हैं। आज आपको टास्क है, आपको आलाप और ये सब सुनने सॉन्ग्स में। स्लो टेम्पो स्लोली चल रहा है। अब कैसा, बिगिनिंग ऑफ राग, राग कोई भी सॉन्ग या कंपोजिशन के पहले आपने एक सिंगर को गाते हुए सुना होगा, ये जो गा रहे हैं उसको आलाप कहते हैं। आलाप जब आप लेते हो तो आप उन्हीं स्वरों को आलाप में यूज़ कर सकते हो जो स्वर आपके राग में, जो आपके कंपोजिशन वाले राग में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कंपोजिशन राग दीपक में किया हुआ है, तो दीपक में जो सुर लिखे गए हैं उसी का मैं आलाप लूँगा। और आलाप में सिर्फ क्या करते हैं, ऐसे में गा रहा हूँ सा रे ग, इसी का आलाप लेना है तो आ, इस तरह से। सो ये जो लेते हैं ना, इसको आलाप कहते हैं। सॉन्ग के पहले आप लोगों ने आलाप सुना होगा ही, मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा। सो ये होता है आलाप। दो टाइप ऑफ कंपोजिशन होते हैं, एक होता है स्थाई और दूसरा होता है अंतरा। स्थाई आपको पता है, गाने की कुछ स्टार्टिंग की लाइंस होती है जिसे स्थाई कहते हैं, स्थाई आपको पता होगा। और अंतर आपको पता है, जो स्टैंजा होते हैं। जैसा कोई सॉन्ग होगा जिसमें स्थाई जो होती है वो हर स्टैंजा के बाद रिपीट होती है, पहले की दो लाइन मेन लाइंस, फिर रहता है स्टैंजा जिसको अंतरा कहते हैं। कोई इसे स्थाई को मुखड़ा भी कहते हैं और जो स्टैंजा उसे अंतरा कहते हैं। अब स्थाई जो होता है इसको मुखड़ा कहा जाता है, स्थाई जो होता है इसको आप स्थाई कह सकते हैं, अंतरा जो होता है ये अंतरा होता है, मेनली स्टैंजा होते हैं। टेम्पो अगर फास्ट रहा तो उसे तान कहते हैं, फास्ट टेम्पो को तान कहते हैं। अब टेम्पो एकदम फास्ट है, यानी हम कहेंगे फास्ट टेम्पो में बेसिक नोट्स को गाया जा रहा है तो उसे कहेंगे तान, यानी बहुत टेक्निकल और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत ट्रेनिंग लगती है। और शॉर्ट ऑफ तान यानी शॉर्ट तान जो होता है, जो कि 3 से 4 नोट का होता है, उसे मुड़की कहते हैं। अब फास्ट टेम्पो, अब तान ले रहे हो और तान का जैसे आलाप स्टार्टिंग में लिया मैंने, स्टार्टिंग में आलाप लिया, अब फिर तान पे आए। तान पे अगर हम आते हैं तो बीच बीच में आप देखते हो कि ऐसे नोट्स के बाद ही थोड़ा सा उसको ये कर देते हैं, 2-3 ये गा देते हैं। जैसे एक कोई सॉन्ग आप लेंगे तो हमने कहा कि तेरी दीवानी सॉन्ग, जैसा कैलाश खेर साहब का तेरी दीवानी सॉन्ग है, तेरी दीवानी, ऐसा, दिस इज तान, तेरी दीवानी, ये लिया हुआ। यहाँ पे स्टार्टिंग में लेंगे तो वो आलाप होगा, बाद में नी, दैट इज तान, तान दिया है बट फास्ट तान देते हैं। शॉर्ट तान जो होगा वो 3 से 4 नोट्स का हो सकता है, उसमें भी नोट्स होते हैं, यानी कुछ स्वर आए हैं तभी तो उसको तान दिया है, और 3 से 4 अगर नोट्स वाला स्वर दिया है तो उसको कहा जाता है मुड़की। मुड़की के साथ साथ बीच बीच में ऑर्नामेंटेशन देते हैं गाने में, जैसे कि ये ऑर्नामेंटेशन अगर आपको देखना है तो राहत फ़तेह अली खान साहब के सॉन्ग्स में बहुत आपको ये देखने मिलते हैं। जैसे बीच बीच घरे सारे घरे रे सा, घरे सारे घरे रे सा, बीच में ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नोट, जैसे सारे गा मा प ध न सा नि ध नि ध प, वो जो देते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, जिसे कहते हैं अलंकार।
ये होते हैं अलंकार जो बीच बीच में सिंगर्स यूज करते हैं। सारे ग रे ग म ग म प प म ध है ना, प ध नि ध नि सा, दैट इज अलंकार। तो अलंकार, आलाप, स्थाई, अंतरा, तान, मुड़की, ये पूरी चीज़ें क्लियर होगी तो बता दीजिए, यहाँ पे आपके बेसिक्स खत्म हो जाते हैं। बता दीजिए, क्लियर है सबको? क्लियर, बाकी सबको? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो, यस चलो, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब आप गाना सुन के ही बता सकते हैं। जैसे सिंगर ने गाना शुरू किया और उसने आ बोलना शुरू किया, समझ जाए आलाप ले लिया, फिर वो एंड कर, कोई भी लाइन एंड करता कि ऐसा बोल रहा है तो तान दे दिया, और उसी तान में अगर उन्होंने 3 से 4 नोट्स को ही यूज़ किया, ज़्यादा ना यूज़ करते हुए, तो वो बन जाएगा, हम कहेंगे मुड़की। और बीच में ही आ गए हैं सारे गा सा नि ध नि ध प, वो जो भी उन्होंने गाया है उसको कहेंगे एक ऑर्नामेंटेशन, उसको सजाया है, सजावट को कहते हैं अलंकार। ये हो गए आपके बेसिक्स ऑफ म्यूजिक। तो म्यूजिक को समझने के लिए इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी है फॉर एग्जामिनेशंस। अगर आप म्यूजिक को पढ़ोगे, अब तो आप इतने तो जानकार बन चुके हो कि आप इतना बता सकते हो बैठे बैठे कि हाँ ये आलाप लिया है, इसका जो लय है ये थोड़ा सा कैसा है, फास्ट है या फिर कैसा है, ये सब आप आराम से बैठ के बता सकते हो। आप बोल सकते हो विलंबित है, ध्रुत है, मध्यम है, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो। इतना ही हमें होना और कुछ नहीं। और अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखोगे तो ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, ये पूरे कंसेप्ट इसमें आपको ट्रेन किया जाता है। जैसे आलाप लेने में आपको ट्रेन कर रहा है, दैट इज़ क्लासिकल म्यूज़िक का पूरा स्टडी, सीखना। बट यहाँ पे है हम जो ले रहे हैं वो है इन्फॉर्मेशन। सो देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन लेना और उसको खुद से सीखना। इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है तो आप थोड़े से नॉलेजेबल बन चुके हो, जिससे आप एटलीस्ट चीज़ें बता सकते हो। अब ये हो गया आपकी पूरी चीज़ें। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले राग ताल स्वर 3 होते हैं देखा। स्वर जो होते हैं ये सारे ग म प ध नी, ये सबकी यहाँ पे हमने एक एक पिच का फुल फॉर्म देखा। हमने देखे कुछ राग होते हैं जो संस्कृत वर्ड रंज से आया है। राग में ओढ़व शाढ़व संपूर्ण होते हैं, शुद्ध छायालक संकीर्ण होते हैं। उसके साथ साथ एसेंट को आरोह कहा जाता है, डिसेंट को अवरोह कहा जाता है। 3 स्पीड होती है, विलंबित, मध्यम, ध्रुत। 6 मेन राग होते हैं, सबका आप अपना स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक मूड है, स्पेसिफिक सीजन है। भैरव, हिंडोल, दीपक, मेघ, श्री, मालकौंस। उसके अलावा ताल हमने देखा जो कि बीट्स होती है। रस हमने देखा जो कि 9 रस है, 9 टाइप ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेस आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा भरत ने कही है कुछ चीज़ें। थाट हमने देखा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ राग। समय हमने देखा कि पूर्व समय और उत्तर भाग, पूर्व भाग उत्तर भाग, पूर्व राग उत्तर राग। स्लो कुछ अदर कंपोनेंट्स देखे जैसे कि आलाप, स्थाई, अंतरा। उसके साथ साथ हम आए तान, फास्ट, अगर मुड़की, और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन, दैट इज अलंकार। ये चीज़ें हमने देखी। एक मराठी मूवी है वो, फिर भी बहुत फेमस है, जिसका नाम है कटियार काळजात घुसली। अब कटियार काळजात घुसली ये मूवी में शंकर महादेवन साहब का म्यूज़िक है। अब ये है ज़रूर मराठी मूवी, और कंपोजिशन जो शंकर महादेवन आपको पता है कि साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं, फिर भी उन्होंने इतने ज़बरदस्त कंपोजिशन किए हैं उस सॉन्ग में। वहाँ पे आपको आलाप, अलंकार, मुड़की, तान सब कुछ देखने मिलेगा। एक पूरा सब कुछ देखना है तो उसके कोई भी सॉन्ग सुन लीजिएगा। उसमें एक हिंदी सॉन्ग भी है जिसका नाम है यार इलाही मेरा यार इलाही, उसमें भी पूरा आपको देखने मिलेगा। यार इलाही मेरा यार इलाही, वो है। उसके अलावा कुछ मराठी सॉन्ग्स है उसी में, उसमें आपको बहुत सारी देखने मिलेगी। ये सब ऑर्नामेंटेशंस है ना। तो वो ये, या फिर आपने कोई भी सॉन्ग सुन लिया, आपने तेरी दीवानी सुन लिया, या राहत फ़तेह अली खान साहब का कोई सॉन्ग सुन लिया, जैसे कि आप देखोगे कि लागी तुमसे मन की लगन, ऐसा आपको कोई सॉन्ग आज सुनना है, उसमें आपको ये लागी तुमसे मन की लगन, इसमें भी आपको सब कुछ देखने, अलंकार देखने मिलेगा, तान देखने मिलेगा, आलाप देखने मिलेगा। तो वो सॉन्ग सुन लीजिएगा। तो आज आपको, जैसे कि मैंने टास्क में बताया है, कि आपको ये सब चीज़ों को सुनना है। जैसे मैंने बताया कि आपको राग के कुछ नोट्स लिखना है, उस राग के कंपोजिशन एक हाथ सुन के देखना है, उस टाइम पे सुन के देखना है जो उसका स्पेसिफिक टाइम है, और उसके अलावा जो दूसरा टाइम है उस पर सुन के देखना है कैसा फील होता है। उसके साथ साथ उसके नोट्स में आरोह अवरोह क्या है वो भी देखना है, किंग वादी संवादी कहाँ है, अनुवादी कौन कौन आ रहे हैं, ये चीज़ें कहीं पे तो भी लिखना है, ताकि आपके एग्जाम्पल के टाइम तौर पे उसे याद रखने के लिए ईजी जाए। तो वो आप लिख के मुझे
यहाँ पे आप सेंड भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि दूसरी बात कि आपने जो भी ये लिखे हैं इसको सुन के भी देखना है और सुन के आपको ये सब चीज़ें समझनी है अच्छे से। ओके, सो ये सब चीज़ें आप देख सकोगे। चलिए, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे जब हम चलते हैं तो हमें कुछ और चीज़ें देखने मिलती हैं। जैसे अभी इसमें हम जाएंगे और हम देखेंगे कुछ क्लासिफिकेशन इंडियन म्यूज़िक के इसमें। तो आज हम यहाँ पे हम जल्दी ही, यानी थोड़ा सा लेट भी शुरू किया, तो 9 तक टाइम हो गया है। वैसे तो 1.5 आवर होने को आ गया आपका, बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ और फिर हम इसको कल पूरी तरह से पढ़ेंगे। सो आज आपके क्या हुए, आज आपको पूरे बेसिक्स पता चल गए, और कल हम पढ़ेंगे वो होंगे आपके पूरे म्यूज़िक्स। तो म्यूज़िक को हम यहाँ पे कल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूज़िक को, ये सब हमें पढ़ना है। सो अभी ये पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। इंडियन म्यूज़िक को हम पढ़ेंगे, इसमें क्लासिकल म्यूज़िक आता है, फोक म्यूज़िक आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्लासिकल भी होता है और फोक भी होता है। ऐसे टाइप के कुछ म्यूज़िक होते हैं, और मॉडर्न म्यूज़िक होता है। मॉडर्न म्यूज़िक को आपको पढ़ना नहीं है, हमारे यूपीएससी के पार्ट का सिलेबस का पार्ट वो नहीं है। मॉडर्न म्यूज़िक में रॉक म्यूज़िक, ट्रांस, पॉप म्यूज़िक, जैज़ म्यूज़िक, ब्लू म्यूज़िक, ये सब नहीं पढ़ना है, इंडिया में नहीं बने। हमें वो पढ़ने जो इंडिया में बने हैं। क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें तो हमें 2 तरह के क्लासिकल म्यूज़िक पढ़ने, एक नॉर्थ का जिसको हिंदुस्तानी स्टाइल कहते हैं, और एक साउथ का जिसे कर्नाटिक स्टाइल कहते हैं। उसके अलावा हमको फोक म्यूज़िक पढ़ना है। फोक यानी लोगों से जुड़ा हुआ म्यूज़िक। ये काफ़ी सारे होंगे, जैसे आपने फोक डांसेस के देखे ना लिस्ट, वैसे इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, पूरी लिस्ट की लिस्ट हमें पढ़नी है। तो हर जगह का एक एक अपना म्यूज़िक होता है। सो वो सबको हम पढ़ेंगे। वो पढ़ने के साथ साथ हमको आगे बढ़ना है। सो हम इन दोनों का फ्यूजन पढ़ेंगे, क्लासिकल प्लस फोक म्यूज़िक का, और जिसमें सुगम संगीत आता है, रविंद्र संगीत आता है, हवेली संगीत आता है और गण संगीत आता है। इतने हमें यहाँ पे चीज़ें पढ़नी है। तो इतनी पढ़ने के बाद हम फिर आगे और बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये सब क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तानी में नॉर्थन और कार्नाटिक में सदर्न, ऐसे हमें देखने मिल सकते हैं। सो हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और फिर हम देखेंगे। देखिए आपको कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में आप ध्रुपद स्टाइल पढ़ते हैं। ध्रुपद के बाद अगर आप आगे आते हो तो आप ख्याल पढ़ते हैं। ख्याल यानी इमेजिनेशन। ख्याल के बाद आप आगे आते हो तो आप पढ़ते हो तराना स्टाइल। ये पूरे क्लासिकल हो गए। फिर कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्लासिकल नहीं है बट सेमी क्लासिकल है, जिसमें आप ठुमरी पढ़ते हो, टप्पा पढ़ते हो, और आपका फेवरेट शायद गज़ल पढ़ते हो। गज़ल बहुत लोगों को बहुत पसंद है। गज़ल के फ़ैन अलग ही होते हैं और गज़ल म्यूज़िक भी बहुत अलग सा है, ये पढ़ते हैं। कार्नेटिक में ज़्यादा वहाँ पे कोई ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कार्नेटिक के रूल्स जो है वो बहुत रिजिड होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, और उसी इस पे बेस सब बजाए जाते हैं। ये होने के साथ हम फोक म्यूज़िक पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोक म्यूज़िक को हम शुरू करेंगे और फोक म्यूज़िक भी हमें पढ़ने हैं। सो अभी आपके क्या हुआ है कि अभी आपका जो कंसेप्ट है वो एक बार का क्लियर हो गया है। एक बार के कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए सो आपको फिर वो पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं जाती है, क्योंकि आपको सब कुछ कंसेप्ट ही क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर रहा तो क्या फिर टेंशन है। तो ये होगा। फिर हम फ्यूजन पढ़ेंगे, क्लासिकल और फोक। इसका फ्यूजन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम सुगम संगीत पढ़ेंगे, जिसमें भजन, शबद, कव्वाली, रविंद्र संगीत पढ़ेंगे, गण संगीत, रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है रविंद्र संगीत, गण संगीत पढ़ेंगे, हवेली संगीत पढ़ेंगे। फिर हम कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ नॉलेज लेंगे और हमारा ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। सो हो सकता है कि कल हमारा ये ख़त्म हो जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ परसों के लिए कुछ 10 मिनट का बचे या 15 मिनट का बच जाए, बट परसों फिर हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। सो ये इसीलिए एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा यही लेके हुए चलना पड़ता है। अदरवाइज़ हम 2-3 यानी इसको 2-2, 3-3 घंटे लेके भी ख़त्म कर सकते हैं, बट हमारा माइंड कैसा है कि इसमें फैक्ट्स बहुत आने वाले हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब उसके साथ साथ सो यहाँ तक ठीक है। इसको कल पढ़ेंगे ये चीज़ें, या आज स्टार्ट करना है। आज स्टार्ट कर सकते हैं, बट 1-2 पढ़ के होगी और फिर कल बाकी पढ़नी पड़ेगी। तो आप जैसा बोले वैसे कल स्टार्ट करते हैं, यानी फ्रेश इसमें आप ये चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। यानी आज, हाँ, आज कैसा होगा कि आज आप सुन लोगे थोड़ा थोड़ा,
जो हमने यहाँ पढ़ा, और फिर आपको उसे अप्लाई करना ईजी हो जाएगा। चलो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। सो ये एक है। उसके अलावा मुझे एक बार बता दीजिएगा, यानी मैंने सबके वैसे क्वेश्चंस पढ़ लिए, जो आपने आंसर्स भेजे थे वो पढ़े हुए हैं, तो एक एक मुझे बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पे प्रेजेंट है। सो हम उस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ। सो कहाँ से स्टार्ट करना है? सौरभ जी आपसे करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था, दैट इज़ चीफ फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग और ये सब। तो यहाँ पे जैसे कि आपने जो चीज़ें लिखी है उसमें मटेरियल आर्किटेक्चर और ड्रेनेज सिस्टम और ये सब, तो आपने जैसे कि आपने सब पॉइंट्स बनाए, तो यहाँ पे सब पॉइंट्स की बहुत ज़रूरत थी और आपने यहाँ सब पॉइंट्स को यूज़ किया, जो कि जिसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है। पहले इसमें मैं यहाँ पे कोई चेंजेस ऐसे डिमांड नहीं कर रहा हूँ आपके, क्योंकि वो परफेक्टली आपने लिखा हुआ है। और इसमें अगर एक है, सो एक चीज़ आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आपको थोड़ा सा इसमें जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उस पर थोड़ा वर्क करना है। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? यहाँ पे कैसा है कि राइट अबाउट, अच्छा चीफ फीचर्स ही दिए थे क्या मैंने? नहीं, मैंने क्या दिया था क्वेश्चन? चीफ फीचर नहीं था ना, आपके आज के इससे जोड़ने वाला फीचर था ना। हाँ, चीफ फीचर था। और एक क्वेश्चन ऐसा भी था ना कि इनपुट, हाँ, तो वो दूसरा है और ये दूसरा है ना, दोनों दिए थे क्या मैंने? हाँ, एग्ज़ाम में, हाँ एग्ज़ाम में पहला वाला दिया था, यस यस। हाँ, तो एग्ज़ाम और वो, हाँ तो एग्ज़ाम वाला तो ठीक है, एग्ज़ाम वाले तो मैं आपको वो मार्क्स ही देने वाला, एग्ज़ाम वाला नहीं बताता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि आपने चोला वाला मुझे एक भेजा था, है ना, और चोला से शायद आपने सबसे पहला मुझे चोला वाला ही भेजा था, राइट? ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने चोला वाला आपका पढ़ा है ना, चोला आर्किटेक्चर, चोला, हाँ हाँ। सो चोला आर्किटेक्चर जो इसमें है, ये है कि हाई वाटर मार्क होता है हमारे इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। सो इसमें बराबर है कि आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है, जैसे कि चोला में गोपुरम, पंचेतन स्टाइल, विमान, अंतरा, ये सब आपने जो लिखा था, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब ठीक है, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो भी बराबर है, आपकी मेन बॉडी भी बराबर है, इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन पे आपको वर्क करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हम डायरेक्टली लिखते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द्रविडियन आर्किटेक्चर, ये सब हम डायरेक्टली लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिखने से अच्छा आप कंक्लूड करते वक्त कि कौन कौन से जगह पे ये ज़्यादातर आपको देखने मिलता है वो आप लिख सकते हैं। यानी द्रविडियन स्टाइल का जो है, ये जो चोला आर्किटेक्चर था, दैट इज़ द्रविडियन स्टाइल, वो बाकी आने वाले टेम्पल्स के लिए एक तरह से हम कहेंगे कि ये है, या फिर वहाँ से वो बहुत ही हाई लेवल का आर्किटेक्चर था, ऐसा कुछ लिख के उसको, क्योंकि इतना सिर्फ दिखना चाहिए कि वो हाई वाटर मार्क जो है वो डाल के गया है। सो ये इसके रिलेटेड थोड़ा सा कंक्लूजन में एक दो लाइंस ऐड कीजिएगा, एक यहाँ एक लाइन और ऐड कर दी तो भी चलेगा कि किस तरह से हाई वाटर मार्क डाल के गया है। ठीक है, हाँ हाँ, यानी देखिए चोला आर्किटेक्चर, ये सभी सुन लीजिएगा अच्छे से, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो इवोल्यूशन में हाई वाटर मार्क दिया, यानी इवॉल्व वहाँ से हो पाए। आप ऐसा लिख सकते हैं कि बिफोर द्रविडियन आर्किटेक्चर वी फाउंड सम रॉक कट टेम्पल्स, जो हमें रॉक कट ही दिखे, जिसमें पूरी तरह से एक सिस्टमैटिक जो स्ट्रक्चर देखने मिला है टेम्पल का वैसे नहीं दिखाई दिया, और ये सब शुरुआत द्रविडियन से हुई और ये आने वाले टेम्पल्स में भी कंटिन्यू हुई। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक हाई वाटर मार्क डाल के गया है। ठीक है, क्लियर? यस, और इसको सबको आप अपने तरीके से लिखना है, बस इतना मैंने आपको एक बता दिया कि आप क्या डाल सकते हो, और आपको आप अपने तरीके से फिर आपको कंक्लूड करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये एक है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो अर्बन प्लानिंग और कल्चर था, दैट इज़ ये सब तो ड्रेनेज सिस्टम, बिल्डिंग्स और ये सब आपने उसमें इनपुट्स दिए हैं। सो उसके लिए बहुत एक यानी एक अच्छी चीज़ ये है कि आपने वहाँ पे सब टॉपिक्स डाले हैं, तो कौन कौन से हैं वो, तो उसी तरह से उसको लिखना था। सो यहाँ पे बहुत मैं आपको चेंजेस तो करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही कंक्लूजन में जो लिखा है वो आपने स्टार्टिंग में बता दिया, इसलिए यहाँ पे कोई मेरी ऐसे अलग से कंक्लूजन की डिमांड नहीं है सौरभ जी। तो दूसरे इसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ पहले इसमें आपको चोला वाले इसमें कंक्लूजन वाले पे इस तरह से ऐड करना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है,
यस यस, थैंक यू। हाँ, उसके बाद हाँ, और कौन है मुझे बता दीजिएगा जिसके मुझे देने हैं। आयुष, हाँ आयुष जी, आयो आपका। हाँ, हाँ हाँ, आपने जो ये लिखे हैं चोला आर्किटेक्चर और ये सब वाले, उसमें सबसे पहले आते हैं। और आपने टास्क काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया आयुष अपने, यानी पूरे टास्क मैंने आपके देखे बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हुए हैं टास्क। अब यहाँ पे जो था टू वॉट एक्सटेंट वाला, अर्बन प्लानिंग वाला, उसमें भी आपने जो डाले हैं वो सब पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे से वहाँ पे डाले, सब टॉपिक सब हेडिंग्स अच्छे से डाले हैं। और आपने इसमें कंक्लूजन जो है वो भी काफ़ी अच्छा एक दिया हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बताया कि जो कंक्लूजन है ना, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड साइट्स टुडे आल्सो प्रेजेंट हड़प्पा मोहनजोदारो और ये सब आपने जो लिखा है, वो आजकल के इसमें हम कहेंगे कि एक तरह से आज हमें इनपुट दे रहा है कि हमने किस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी किस तरह से रोड्स होने चाहिए, किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, किस तरह से हमने फूड एग्रीकल्चर हो गया या फिर हमने ग्रेनरी में किस तरह से फूड स्टोर करना चाहिए, ये सब हमें आज इनपुट मिला है। तो इसमें तो मैं आपको कोई चेंजेस करने के लिए नहीं कहूँगा पहले वाले इसमें। सेकंड, इसमें चोला आर्किटेक्चर वाला जो है उसमें आपने जो चीज़ें लिखी है, जैसे कि आपने लिखा है कि बिफोर चोला किंगडम नागर स्कूल गुप्ता डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी वर बेस्ड एट देयर आर्किटेक्चर विच वर ब्यूटीफुल एट देयर कंसर्न, बट फ्रॉम चोला डायनेस्टी द द्रविडियन स्टाइल ऑफ बर्स्ट एंड बिगेन विद द टेम्पल आर्किटेक्चर विद कंटिन्यूड द टेम्पल बिल्डिंग। यानी इसमें आपने जो लिखा वो एकदम सही है। सिर्फ इसमें आप ये लिख सकते हैं कि एक चीज़ कंक्लूजन में मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आप एक ऐड ये कर सकते हैं कि विच बिलोंग टू नॉर्थन इंडिया, जैसे आपने जो लिखा नागर स्कूल गुप्ता और ये सब, बट साउथ इंडिया पे अगर देखा गया तो थोड़ा अलग सा स्ट्रक्चर और ये सब की एक इवोल्यूशन भी आपको देखने मिला। नागर और ये सब गुप्ता स्कूल्स भी बहुत अच्छे थे, दे बिलोंग टू नॉर्दर्न इंडिया। और सदर्न इंडिया में जो चोला है उसके पहले रॉकेट टेम्पल्स देखने मिले, बट अचानक से एक स्ट्रक्चर मिल गया था आर्किटेक्चर को द्रविडियन स्टाइल से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक वहाँ पे चीज़ ऐड करनी है, जैसे नागर और गुप्ता बिलोंग टू नॉर्दर्न, इतना भी लिखा नॉर्दर्न इंडिया तो भी आपको चलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके साथ साथ हाँ, और कौन, और किसका है? यस यस, सोनिया जी, एक मिनट आपका भी बता देता हूँ। हाँ हाँ, तो जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो आपने वो भेजे थे मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो है, एक मिनट, और क्वेश्चन, हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसमें आपने जो चीज़ें लिखी है उसमें भी सब चीज़ें बराबर आई है, बट ठीक है, यानी वहाँ पे उन्होंने ये सब चीज़ें बोली है कि आज हमें किस तरह से इनपुट मिलता है, उसमें आपने कुछ चीज़ें जो ऐड की, जैसे रोड को लेके या फिर बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम को लेके ये सब ऐड किया है। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ करना है कि आपको अच्छा, अगर ये भी हो सकता है कि आप कुछ सब हेडिंग्स दो, सब टाइटल, जैसे कि आपने लिख दिया रोड्स, आपने लिख दिया ड्रेनेज सिस्टम, आपने लिख दिया रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, ऐसे सब हेडिंग देके आप उसमें एक एक दो दो लाइन, एक एक दो दो लाइन लिखोगे तो और भी अच्छा लगेगा। बाकी हमको बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस करने हैं ऐसी कोई ज़रूरत पता नहीं चली है। बस जैसे दूसरा अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले इसमें सिर्फ इतना है कि आप अगर उसको सब हेडिंग देके लिखो तो और भी वो बेहतरीन और भी ऑर्गेनाइज्ड वो अच्छे से लगेगा। बाकी बहुत सारे चेंजेस तो ऐसे करने नहीं है आपको। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में जो आपने इंट्रो किया था कि गुप्ता पीरियड से शुरू हुआ, ये भी बहुत अच्छे से लिखा है, और आपने सदर्न पार्ट में गए तो पल्लवा से शुरू हुआ, ये भी लिखा है। सो उसके साथ साथ आपने ये चीज़ें लिखी हैं। और जैसे मैंने आयुष को बताया कि उनको कुछ जो कंक्लूजन है उसमें ये डालना पड़ेगा कि नॉर्दर्न बट सदर्न में जो मेन स्ट्रक्चर हमें देखने मिले उसकी शुरुआत ही चोला से हुए, द्रविडियन से हुए, इसलिए वो हाई वाटर मार्क डाल के गया, क्योंकि उसके बाद जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर देखने मिले वो बेस्ड ऑन दैट स्कूल के ही फीचर्स के अकॉर्डिंग हमें देखने मिले। सो उसमें सोनिया जी आप ये चीज़ थोड़ी सी ऐड कर सकते हो कंक्लूजन में। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसके कंक्लूजन में आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे मैंने अभी बताई है वो, ठीक है। बाकी आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है सोनिया जी।
हाँ हाँ, थैंक यू। सो बाकी आपका लिखने का और ये सब, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अच्छी ही है आपकी राइटिंग स्किल्स, है ना। बाकी सिर्फ 2 चेंजेस जो मैंने बताए उतने आप कर सकते हैं। उसके अलावा हम आगे आएंगे, और हाँ, और किसी के, यस, और किसी ने भेजे हुए। हाँ हाँ, सौजन्या जी आपका भी देख। सौजन्या जी, 1 मिनट। हाँ हाँ, और सौजन्या जी आपने भी टास्क अपने काफ़ी अच्छे से पूरे किए, जैसे मैंने आयुष को भी बोला था, तो वैसे किए सभी ने है ना। बट कुछ कुछ लोगों के कुछ कुछ टास्क वैसे मिसिंग भी है, तो आपको वो कंप्लीट करने हैं जल्द से जल्द सभी लोगों को। सो यहाँ पे आपने टाउन प्लानिंग और इसके बारे में जो लिखा है वो काफ़ी एक अच्छे से और एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में ही लिखा है। टाउन प्लानिंग वाला ये जो था वो कितने इसका दिया था मैंने, कितने, क्या कहते हैं, कितना वर्ड लिमिट? हाँ, 150। तो थोड़ा सा आपका जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस हो गया है, तो उसको थोड़ा सा आपको वर्ड लिमिट में लाना है। यानी हम कहेंगे कि कुछ 5-6 लाइन्स एक्स्ट्रा हो गई, क्योंकि 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है, आपके पहले पेज पे आपने कुछ जगह एमसीक्यू को दी है, बट आप वो एमसीक्यू को नहीं देते तो भी 4-5 लाइन शायद बाहर जा सकती थी उस पेज से। तो यहाँ पे हम कहेंगे और थोड़ी मार्जिन छोटी करेंगे, यानी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कम करना पड़ेगा। हर पॉइंट से आप कहेंगे कि कुछ कुछ आपको लाइंस कट करते हुए चलना पड़ेगा। बाकी आपने जो लिखा है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और काफ़ी अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है आपने, ये कहूँगा मैं। और यहाँ पे ये भी कहेंगे कि पहला आपको यहाँ पे कंक्लूजन की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही वो आइडिया दी है। बाकी इसमें आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपको वर्ड लिमिट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सौजन्या जी? यस, बाकी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपने टास्क और ये सब काफ़ी अच्छे से करके भेजे हुए हैं। एक बहुत ऑर्गेनाइज पैटर्न में ही भेजे हैं अपने टास्क, बहुत ही अच्छे से। सो ये बहुत यानी बहुत ही अच्छा कहेंगे इन चीज़ को जो आपने भेजी, और आपके आंसर्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। सिर्फ वर्ड लिमिट पे ध्यान देते हुए चलेंगे, यानी एकदम याद रख लेना 150 वर्ड्स है, यानी 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं। मार्जिन जो है उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना, यानी आपको एक आइडिया आ जाएगी, थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना। जितने आपने मार्जिन खींची है उसके डबल करना मार्जिन को, या ट्रिपल कर सकते हैं आप मार्जिन को। ठीक है, ये चीज़ें करना है। और हाँ, यस, और कौन है जिनके बताने हैं मुझे रिव्यू? यस, और किसी के बचे हैं? हाँ हाँ हाँ, उसका मार्क्स और उसके क्या कहते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड जैसे बना के दूंगा मैं एग्ज़ाम वाले इसका आपको, यानी हाँ ऐसा एग्ज़ाम वाले इसके रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे आपको, जो एक लिस्ट रहेगी। बाकी इसके तो मैं ऐसे आपको ओरली बता दे रहा हूँ, और जो टेस्ट होगी, जैसे अभी फिर से एक टेस्ट होगी, उस टेस्ट के भी रिपोर्ट कार्ड आपको दूंगा। और बाकी हम ओरली डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ओरली भी आपको कुछ चीज़ें मैं डेली के जो आप आंसर लिखते हो उस पर बताऊँगा, तो वो भी बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। हाँ यस सौरभ जी। हाँ 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 हाँ, यस, और किसी के? नहीं, देखिए अभी कैसा है कि एक बार नोट्स पढ़ लेना, और नोट्स देख देख के आंसर नहीं लिखना। एक बार उसे पढ़ लेना और पढ़ने के बाद फिर लिखने की कोशिश करना नोट्स को बंद करके। ये आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, हाँ यस। यस, और कुछ, और हाँ। हम्म, हाँ, वर्ड बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया तो चलता है। वर्ड लिमिट देखो, जैसे 150 दिया है तो आप 120 में भी लिख सकते हैं, बट जितनी चीज़ें वो पूरी कवर होनी चाहिए। अगर आपका 120 भी नहीं आ रहा है और बहुत कम हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक पकड़ना। देखिए वर्ड लिमिट पे आने के लिए सबसे मेन है कि किसी टॉपिक को पकड़ के उसके डायमेंशंस ओपन करना। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक, या फिर मैं लिख रहा हूँ कि टाउन प्लानिंग कैसे इनपुट दे रहा है, तो मैं कौन कौन से पॉइंट्स लिखने वाला हूँ उसको रफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे इनपुट्स, जैसे मैंने लिखा रोड्स, फिर मैंने एक लिखा ये ऐसे, और उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मैं डालना चाहता हूँ, ये पहले स्ट्रक्चर आपका बन जाना चाहिए। अगर आपको वर्ड लिमिट पे रहना है
यानी कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको सब पॉइंट्स यूज़ करना चाहिए ऐसे वक्त जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा, तो सब पॉइंट्स का यूज़ आपने करना चाहिए। सब पॉइंट्स यूज़ करने से आपके और भी डायमेंशंस ओपन हो जाते हैं, तो ये याद रखने की कोशिश करना, डायमेंशंस ओपन करना से। जैसे एक क्वेश्चन आया वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट में हम डालेंगे कि जैसे एजुकेशन, एक डाल दिया कि हेल्थ, एक डाल दिया कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमेन, एक डाल दिया कि स्किल डेवलपमेंट। ऐसे जितने सब पॉइंट्स ओपन हो सकते हैं उतने ओपन करते हुए चलना सब टॉपिक्स, और उनके ऊपर लिखना शुरू करना। आपकी वर्ड लिमिट अपने आप आपको मिल जाएगी। ओके, ये करके देखिएगा। हाँ, यस, हाँ। और किसी के बच्चे हैं जिनको मुझे रिव्यू देना, यहाँ पे है जो प्रेजेंट अभी। ओके, हाँ, तो हाँ 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 हाँ, लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लिखना है, यस, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी उसके फीचर्स मिलके एक आइडिया मिलेगी, है ना। फिर उसके फीचर्स लिख के ये दिखाते जाना कि कैसे फिर वो उससे कनेक्ट हो रहा है, ऐसा होगा। पेंटिंग में, पेंटिंग कौन सा? एंडिंग, कंक्लूजन। कंक्लूजन देखिए क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप एक काम कीजिएगा ना, आप पहले वो लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा, फिर हम उस पर उस तरह के डिस्कशन करेंगे, है ना, ऐसा करेंगे। सो मैं आपको बता पाऊंगा। आज का आपका एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो 2011 में पूछा था यूपीएससी ने। चलिए, वाइल बैंगिंग द आउट देयर साइलेंट फीचर्स, while banging out their salient features, while banging out their salient features, discuss between, discuss between either, discuss between either Madhubani art, Madhubani art and Manjusha art. Means either, they asked either this or that. So either Madhubani art or Manjusha art, or Rajasthani school of painting and the Pahadi school of painting. So it is up to you. UPSC has provided you the option to choose one topic to डिस्टिंग्विश। यानी आप एक तो डिस्कस कर सकते हो बिटवीन मधुबनी आर्ट एंड मंजूषा आर्ट, या फिर आप डिस्कस कर सकते हो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन ईयर 2011 फ्रॉम द टॉपिक दैट इज पेंटिंग फॉर 150 वर्ड्स। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट between one means between two things only, not four, all four. So क्वेश्चन समझ गया सबको? रिपीट करना है या फिर समझ गया? समझ गया है तो फिर मैं समझ गया, है ना। यस, चलिए, ये हो गया आपके क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ, और जस्ट 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये हो गया, और हाँ, ठीक है, और कि कोई है नहीं जिनके बच्चे हैं। तो ये जो मैंने आपको आज एक क्वेश्चन दिया, इसको, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे लिखेंगे। इसको आप टेबल बना के भी लिख सकते हैं, जैसे आप डिस्टिंग्विश वाला टेबल बनाते हैं इन यूपीएससी ऑल्सो, और यू कैन राइट इट डाउन विदाउट टेबल ऑल्सो। आप डायरेक्टली पॉइंट्स में भी कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं इस आंसर को लिखने के लिए। जो डिफ्रेंशिएट और डिस्टिंग्विश वाले होते हैं उसके लिए आप टेबुलर फॉर्म, टेबल्स बना के भी लिख सकते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग इन यूपीएससी और कहीं भी किसी भी एग्जाम में, ठीक है। सो इस तरह से हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सो चलिए रुक जाते हैं आज के लिए, और आपको मैंने मेंस का एक क्वेश्चन दिया है और आपको कुछ टास्क दिए। आज के आपके टास्क है सुनना, दैट इज टू लिसन टू सम म्यूजिक एंड जैसे मैंने बताया क्लासिकल वाली चीज़ें, और उसमें एक एक पार्ट को आपको अच्छे से सुनना है। जैसे मैंने जो भी चीज़ें बताई, मैंने जो भी चीज़ें डिस्कस्ड विथ यू, जैसे कि आलाप, मुड़की, तान, या फिर आरोह, अवरोह, नोट्स कौन से हैं, राग कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। सो टास्क आप लोगों को क्लियर है, और सॉन्ग का मैंने कोई नाम भी आपको बताया, आप लागे मन की लगन, ये सॉन्ग अगर सुनोगे तो यू विल फाइंड एवरीथिंग इन दैट सॉन्ग, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं कल हम अगेन एट 7 AM।
जैसे कि आज थोड़ा 7:30 पे मिले थे, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थे, ये इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इशू था, तो वो अभी सॉल्व हो गया है, तो उसको कल हम 7 बजे फिर से मिलेंगे। सो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।